अब जो बात करेंगे ना बेटा आज अपन लोग नए चैप्टर जिसका नाम होगा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर नंबर वाइज अपन बात करें तो एनसीईआरटी में पहली बुक का चैप्टर होगा, और चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा आपका, चैप्टर नंबर 5। और ये वाला जो चैप्टर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब ध्यान, ये पहले तो ये समझो बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर के ना भी पहला बात ध्यान रखना बेटा, बोर्ड के हिसाब से बात करें तो लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने में से, बोर्ड का पेपर कितने नंबर का होता है, 70 का, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से लगभग 7 मार्क्स के नंबर इसी चैप्टर से आएंगे। लगभग इसका वेटेज की बात करें तो लगभग कितना वेटेज हो गया, 10% के आसपास। गेटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना अभी 10% का वेटेज आपका बोर्ड एग्जाम का रहेगा इस चैप्टर का। अगर अपन नीट की बात करें तो नीट में लगभग यहां पर 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी लगभग 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट में, पता है किसी को, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। हाँ, टोटल तो 180 होगा, केमिस्ट्री की बात करें तो 45 क्वेश्चंस, और 45 में से लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। इसी चैप्टर को अपन जेई मेंस के हिसाब से बात करें बेटा तो वेटेज का बहुत ज्यादा रहेगा। जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री में इसका, उसमें सबसे ज्यादा लगभग वन ऑफ द मोस्ट वेटेड चैप्टर आपका यही है। और लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस आपके कहाँ आएंगे यहाँ पर, जेई मेंस में। और अगर जेई एडवांस की बात करें तो वहां पर भी इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब ये वाला जो चैप्टर होगा, एग्जाम कोई सा भी हो, आपका बोर्ड वाला एग्जाम हो या आपका जेई हो या फिर आपका नीट हो, हर एग्जाम के लिए चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि सर ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेटेज भाई, इसलिए। और एक और बात ध्यान रखना बेटा, ये जो चैप्टर होगा थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में अपन न्यूमेरिकल्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाले, कोई भी न्यूमेरिकल्स यहां पर नहीं होंगी। अब न्यूमेरिकल्स अगर यहां पर नहीं होंगे तो अपन ज्यादा कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। जो भी अपन डेली पढ़ने वाले उस चीज को क्या करना है, बस आपको घर पे जाके रिवाइज करना है। ध्यान, क्लास में ध्यान से पढ़ो तो ज्यादा चीजें तो आपकी यहीं क्लियर हो जाएगी। फिर जो भी डाउट्स रहते हैं उसको एक बार अच्छे से वापस घर पे पढ़ लो, 2 बार घर पे पढ़ो। अगली क्लास में जब आए तो कोई डाउट अगर बच जाता है उस डाउट को अगली क्लास में पूछ लो। तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बस चीजें आपको ज्यादातर याद रखनी है। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको मेमोरी बेस्ड होंगी, वो चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, ठीक है। करें स्टार्ट चैप्टर अब, कोई दिक्कत, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर बनाना भाई, नोट्स अच्छे से बनाने, अच्छे से बोले तो बहुत अच्छे से। डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर लिखनी है, जो मैं लिखवाऊंगा उस हिसाब से आपको प्रॉपर नोट्स आपको मेंटेन करना। और नोट्स अगर अच्छे से बना लोगे ना बेटा तो नोट्स के अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नोट्स में लगभग अपनी हर चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर को। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हेडिंग डालते रहो, पहले हेडिंग लगाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं बेटा कि जो कंपाउंड्स होंगे, नॉर्मली केमिस्ट्री में अपन कंपाउंड्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कितने पार्ट्स के कंपाउंड्स होंगे नॉर्मली। तो ध्यान रखना कि कंपाउंड्स नॉर्मली 2 पार्ट में अपन क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं बेटा आपके कौन से, कोवलेंट कंपाउंड्स। सब लिखते जाना, सब लिखना है, सब लिखना है। पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, छोड़ना कुछ भी नहीं है सर, सब लिखते जाओ। तो कंपाउंड्स 2 टाइप के होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स, दूसरे कौन से होंगे बेटा आपके, आयोनिक कंपाउंड्स। तो जनरली केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होंगे दे आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, आइदर दे आर
कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड। क्या मुझे आप कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस बता सकते हो क्या बेटा, कि कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? ओके, ये कौन से बॉन्ड से बनते हैं? बॉन्ड बोले तो आयोनिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड जिसमें एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, आयोनिक बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे बेटा अपन लोग, आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लूं मैं, NaCl। अब NaCl कौन सा कंपाउंड है बेटा, क्या आयनिक कंपाउंड है क्या? यस सर, क्योंकि यहाँ Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। थोड़ा बहुत आइडिया है 11th क्लास का, 10th क्लास का होगा, 11th का नहीं होगा, 10th में पढ़ा है आप लोगों ने ये। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड जहां पे भी होगा ना बेटा, उन सबको अपन क्या बोलने वाले हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ Na और Cl के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से अपन बोलेंगे ये जो कंपाउंड होगा NaCl, NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड का क्या मतलब होता है बेटा, व्हाट इज कोवलेंट कंपाउंड? तो आयोनिक बॉन्ड जहां पर होगा दैट इज द आयोनिक कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड किसको बोलेंगे बेटा, जहां एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, अरे कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या सब लोगों को पता है क्या कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? यस सर, कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बेसिक चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी, 11th क्लास में डिटेल से पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जनरली दो टाइप के कंपाउंड्स अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड। अब ये दो टाइप के कंपाउंड के बारे में तो बेटा हमें पहले से ही पता है, नई बात नहीं, दो टाइप के कंपाउंड जो है वो हमें पहले से पता है। अब यहां पर क्या करने वाले अपन लोग, एक टाइप के कंपाउंड्स की और भी बात करने वाले हैं। अब जो तीसरे टाइप के कंपाउंड्स होंगे बेटा, उन्हीं को अपन क्या बोलने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ऐसे समझना कि सर दो टाइप के कंपाउंड तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं अब तक। अभी तीसरे टाइप का एक और कंपाउंड यहां पर आ चुका है, जिसका नाम होगा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा का होगा भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गेटिंग गेटिंग ठीक है। अब एक और बात समझना, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे ना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। क्या होते हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी है, हमें नहीं पता क्या होते हैं सर, लेकिन जो भी होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होते तो शायद अपन भी नहीं होते। ये इतने इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस वजह से अपन है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होते तो अपन भी यहां पर नहीं होते। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे सर, ऐसा क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि जिनकी वजह से अपन एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इतने इंपॉर्टेंट है बेटा कि कुछ एग्जांपल लेके मैं चीजों को आपको समझाना चाह रहा हूं। पहला एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर मैं, क्लोरोफिल। क्या क्लोरोफिल का नाम सुना है क्या आप लोगों ने, सब लिखना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या रोल होता है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? किसमें काम आता है क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस में। तो हमें पता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर मान लो, और एक और बात बताओ, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? हाँ, एक प्रोसेस होगा जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस आप लोगों ने 9-10 क्लास में पढ़ा होगा, और बायो वालों ने 11 क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर जो प्लांट फूड बनाते हैं, उस फूड का यूज कौन कौन करता है? क्या प्लांट ही करते हैं कि ह्यूमन बींग भी करते हैं? अरे दोनों करते हैं, प्लांट भी करेंगे और कुछ फूड अपन वो प्लांट ह्यूमन बींग्स को ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब जो अपन फूड इंटेक करते हैं वो फूड हमें कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और प्लांट को वो फूड कहां से मिलता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू मिलता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलता है। अगर सोच के देखो, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो अपन को फूड मिल पाता क्या? नो सर, हमें फूड नहीं मिल पाता तो अपन क्या नहीं कर पाते बेटा, सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होने में किसका रोल होगा, क्लोरोफिल का रोल होगा। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होने में क्लोरोफिल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है ना बेटा, ये क्लोरोफिल कौन होता है सर? तो ये जो क्लोरोफिल होगा बेटा, यही अपना कौन सा कंपाउंड है, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होते तो क्लोरोफिल भी नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होता तो
फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो अपन सरवाइव नहीं कर पाते। तो अपने सर्वाइवल के लिए क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं है? यस सर। और क्लोरोफिल क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा सर। क्या रोल होता है बेटा हीमोग्लोबिन का? हाँ, कहाँ मिलता है हीमोग्लोबिन? ब्लड में। ब्लड में कहां पर? आरबीसी पर। और आरबीसी में भी कहां पर? आरबीसी की सरफेस पर। जो आरबीसी होगी ना भी, उसकी जो सरफेस होगी, इस सरफेस पर प्रेजेंट होता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा होगा भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? हाँ, ऑक्सीजन कैरी करने में किसका रोल होता है बेटा? हीमोग्लोबिन। अब सोच के देखो, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ब्लड में क्या होता? ऑक्सीजन कैरी नहीं होती। और ऑक्सीजन कैरी नहीं होती तो अपनी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता? अपन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अपन बोल सकते हैं क्या बेटा कि अपने सर्वाइवल में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? हीमोग्लोबिन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गेटिंग? ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे मिले, कौन कौन से? क्लोरोफिल, और एक मिला कौन सा मेरे को बेटा? हीमोग्लोबिन। एक और बात अभी से ध्यान रखना, ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे ना बेटा, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक मेटल एटम मिलेगा। कौन सा एटम? मेटल। ठीक है। अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग मेटल के एटम होते हैं। जैसे मान लो जो क्लोरोफिल होगा वो किसका होता है बेटा? ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताओ क्लोरोफिल में कौन सा मेटल एटम होता है, या क्लोरोफिल किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? तो क्लोरोफिल किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? मैग्नीशियम का। बोलते रहो, किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है। हीमोग्लोबिन में किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा बेटा? हीमोग्लोबिन आयरन का। तो हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। गेटिंग? नेक्स्ट, विटामिन बी 12 का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? क्या रोल होता है बेटा विटामिन बी 12 का? व्हाट? डाइजेशन में हेल्प करता है। और इंपॉर्टेंट रोल? नहीं, क्या होता है विटामिन बी 12? नाम तो सुना होगा ना विटामिन बी 12। इसका रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन बी 12? नहीं, तो ध्यान रखना, विटामिन बी 12 का जो रोल होगा ना, बहुत सारी जगह रोल होगा बेटा, लेकिन मेन जो रोल होता है इसका वो होता है सेल डिवीजन में। और आपको ये पता होगा जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन जब भी होगा बेटा, कि डीएनए की कॉपी होती कि नहीं होती? यस सर, सेल डिवीजन में डीएनए की कॉपी होती है। और डीएनए की कॉपी करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? विटामिन बी 12 का। तो विटामिन बी 12 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और विटामिन बी 12 जो होता है बेटा, वो भी क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा? ये कोबाल्ट का। ये सब ध्यान रखना भाई, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विटामिन बी 12 किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? तो इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। क्लोरोफिल किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? मैग्नीशियम। और आपका जो हीमोग्लोबिन था, दैट इज द ऑफ आयरन। ठीक है। तो तीन एग्जांपल्स, एक बात तो क्लियर होगी ना बेटा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होते तो ना तो क्लोरोफिल होता, ना हीमोग्लोबिन होता, और ना ही विटामिन बी 12 होता। अगर ये नहीं होते तो फिर अपन लोग भी नहीं होते। ठीक है। उसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, इतने तो यूजेस अपन लोगों ने देख लिया बेटा, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका काफी सारा यूज किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा सर सिस्प्लेटिन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिस्प्लेटिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसका अपन यूज करते हैं बेटा क्या? कैंसर थेरेपी में। वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्लेटिन का यूज कहां करते हैं। लिखना, सब लिखना है। अरे स्टार्ट करो लिखना इतना, यह जगह छोड़ो थोड़ी सी। सिस्प्लेटिन का यूज कहां करते हैं अपन लोग? कैंसर थेरेपी में इसका यूज किया जाएगा। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका यूज अपन लोग मेडिकल फील्ड में भी करते हैं, उनका यूज अपन लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी करेंगे, इवन उनका यूज अपन लोग
एक ईडीटीए कॉम्प्लेक्स होगा, नाम के आगे बात करने वाले अपन लोग। इसका जो यूज होगा बेटा वो करते अपन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाएगा। और ईडीटीए भी एक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन से एक बात हमें समझ में आ गई क्या, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनकी इंपॉर्टेंस ही क्या, उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स अपन लोगों ने यहां पर लिखे हैं। और सब चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका होगा। हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, आयरन का। तो हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। गेटिंग गेटिंग ठीक है। और सबके नाम लिखना भाई। इसका नाम ध्यान रखना किसका, सिस्प्लेटिन का यूज कहां किया जाता है, कैंसर थेरेपी में। हो गया, ठीक है। तो एक बात तो सर समझ में आएगी कि ये जो भी ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी ये है ना दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पूरे चैप्टर की कहानी में अपना जो मेन हीरो रहेगा वो कौन रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें डिटेल से बात करनी है। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल रहेगा, बहुत सारी चीजें अपन यहां पर बात करने वाले हैं। कुछ चीजें अपन यहां पर वो भी बात करेंगे जो आप शायद 11th क्लास में पढ़ चुके हो। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर सुना आप लोगों ने, क्या सुनो, हाइब्रिडेशन का नाम सुना है, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, सब चीजें आएंगी। वीबीटी थ्योरी का नाम सुना है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सुना है, सब आएगा। तो अगर 11th क्लास का आपका चैप्टर नंबर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हेडिंग, चलिए तो ये तो बात होगी बेटा क्या, कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनकी इंपॉर्टेंस ही क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंस अपनी समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ सर डेफिनेशन। इस चैप्टर में सर हम क्या क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में अपन लोग किन किन चीजों की बात करने वाले हैं, उसी पर अपन जल्दी से बात करेंगे। लिखिएगा डेफिनेशन चैप्टर की। डेफिनेशन, तो लिखिएगा डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री is a branch of chemistry. Coordination chemistry is a branch of chemistry, is a branch of chemistry in which we deal, in which we deal with the preparation of, with the preparation of, we deal with the preparation of coordination compounds, preparation of coordination compounds, and also study, and also study, and also study physical properties, and also study physical properties like electrical conductance, like electrical conductance, physical properties like electrical conductance, comma, magnetic properties, comma, geometry of compounds, comma, magnetic properties, comma, geometry of compounds, comma, geometry of compounds, as well as we also study, as well as we also study, as well as we also study about the, we also study about the chemical properties of these coordination compounds. We also study about the chemical properties of these coordination compounds. These coordination compounds. Coordination compounds. आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में ना सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट करेंगे ना बेटा अपन,
वो यहां पर अपन ये करने वाले हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, क्या जानना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कि जिस कंपाउंड के बारे में अपन पढ़ना चाह रहे हैं चैप्टर में, पहले उस कंपाउंड के बारे में जानते तो हैं सर कि वो कंपाउंड होता क्या है। तो उस कंपाउंड के बारे में जानने से पहले ना कुछ चीजें मुझे आप लोगों को बतानी पड़ेगी। तो पहले हेडिंग लगाओ, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। तो एक बात हमें समझ में आएगी सर कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर या फिर एडिशनल कंपाउंड्स के बारे में। गेटिंग, चलिए अब सर ये एडिशनल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते क्या है, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। मान लीजिए कि एक कंटेनर में ले रहा हूं, ध्यान समझना, अभी ध्यान से समझते जाना, ठीक है। क्या ले रहा हूं यहां पर मैं, कंटेनर, और मान लेते हैं कि सर इस कंटेनर में अपन ने क्या फिल कर रखा बेटा, वाटर। ध्यान से देखते जाना भाई, कंटेनर में क्या फिल कर रखा अपन लोगों ने, वाटर। क्या फिल कर रखा है, और क्या फिल कर रखा है, वाटर। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस कंटेनर में जो पानी है उस पानी में कुछ सॉल्ट में मिक्स करूंगा। क्या मिक्स करूंगा मैं, सॉल्ट। पहला जो सॉल्ट में मिक्स करना चाह रहा हूं दैट इज द पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम बता सकते हो क्या पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो पहला जो सॉल्ट होगा दैट इज द पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान से देखना, मैं ध्यान से आपसे पूछूंगा सब चीजें में, फॉर्मूला बताओ, KCl। और पोटेशियम क्लोराइड को मैं क्या करने वाला हूं, इस पानी में ऐड करने वाला हूं। और दूसरा एक और सॉल्ट में यहां पर ले रहा हूं, दूसरा जो सॉल्ट लिया मान लेते हैं वो ले रहा हूं यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या ले रहा हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूला बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। ठीक है, इतना तो हमें आता होगा, मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को आता है, MgCl2। क्या MgCl2 भी एक सॉल्ट है क्या, यस सर। और KCl भी क्या है, एक सॉल्ट। दोनों अपन लोगों ने सॉल्ट लिया, पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा क्या ले लिया अपन लोगों ने, मैग्नीशियम क्लोराइड। और दोनों सॉल्ट को अपन किस में मिक्स करने वाले हैं बेटा, वाटर में। ठीक है, चलिए अब एक बात मुझे ये बताओ, जो आप लोगों को शायद पहले से आता होगा, नहीं आता हो तो बता देना भाई मुझे, कि जो सॉल्ट होंगे बेटा, सॉल्ट को पानी में डालने के बाद में क्या होता है। क्या सॉल्ट पानी में जब डालेंगे, पिछली क्लास में भी अपनी बात हुई थी, सॉल्ट को पानी में डालने से क्या होता है, उनका डिसोसिएशन होता है। और किस में ब्रेक होते हैं वो, आयंस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ KCl किस किस में ब्रेक होगा पानी में डालने के बाद में, दो आयंस में ब्रेक होगा, कौन कौन से, K+ और Cl-। तो कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट को पानी में डालते हो वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में। क्यों डिसोसिएट होता है वो भी पिछली क्लास में अपन लोगों ने बात की थी, क्यों, क्यों वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर क्या करेगा, जो आयनिक बॉन्ड होगा K और Cl के बीच में, उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है। इस वजह से दोनों ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होने के बाद मुझे बताओ इस सोल्यूशन में आपको कौन कौन से आयंस मिलेंगे, K+ और, बोलना आपको ही बोलना अभी, K+ और पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, जितना बोलोगे उतनी चीजें याद होगी। न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, तो चीजें आपको बार बार क्या करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। समझ के करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, लेकिन बार बार रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। तो जितना बोलोगे उतनी चीजें आपको याद रहेगी, नहीं बोलोगे तो चीजें याद ही नहीं होगी सर। क्या MgCl2 एक सॉल्ट है क्या, यस सर। इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जब MgCl2 को पानी में डालूंगा तो क्या होगा सर, ये भी डिसोसिएट होगा। किस किस में डिसोसिएट होगा, Mg+2 और Cl-। कितने Cl- मिलेंगे मुझे, 2। ठीक है, तो Mg+2 मिलेगा सर, और 2 मुझे मिलेंगे Cl-। इस तरह मैं लिख देता हूं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो सॉल्ट अपन लोग मिक्स कर रहे हैं ना भाई, ये रैंडम क्वांटिटी में अपन लोग मिक्स नहीं कर रहे, इन दोनों का एक फिक्स में मोलर रेशियो ले रहा हूं। मोलर रेशियो का मतलब कि फिक्स क्वांटिटी में डालूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी इच्छा से KCl डाल दिया, मैंने अपनी इच्छा से MgCl2, नो सर। इसका एक स्पेसिफिक मोलर रेशियो लेता हूं मैं यहां पर, कितना, 1:1। ये क्या है इनका मोलर रेशियो। अब ये मोलर रेशियो मुझे क्या बता रहा है बेटा, 1:1 मोलर रेशियो का क्या मतलब है, कि पानी के अंदर मैंने MgCl2 अगर 1 मोल लिया है तो KCl भी कितना लूंगा मैं, 1 मोल ही लूंगा। अगर MgCl2 के 2 मोल होंगे तो KCl के भी 2 मोल, इसका आधा मोल तो उसका भी
जितना भी मैं MgCl2 लूंगा उसी प्रोपोर्शन में मुझे KCl लेना, दोनों का रेशियो कितना रखना है 1:1। अब ऐसा क्यों सर, उसका भी रीजन आगे समझेंगे। गेटिंग, चलिए अब एक और बात समझाओ मुझे, ये अपने कर लिया तो एक टाइप का क्या बन गया बेटा, पूरा ये सोल्यूशन बन गया। किसका सोल्यूशन बन गया, ये सॉल्ट का। कौन कौन सा सॉल्ट लिए अपन यहां पर, दो सॉल्ट MgCl2 और KCl, दोनों को पानी में मिक्स करते मेरे पास क्या रेडी हो गया यहां पर एक सोल्यूशन। गेटिंग, ठीक है। अब एक और सोल्यूशन मुझे बनाना है, एक और सोल्यूशन मुझे बनाना है, साथ के साथ बनाना है आप लोगों को भी, और इधर जगह छोड़ना है कि उधर मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी है। वैसे अपन 4 5 5 6 डब्बे बनाएंगे यहाँ पर, इस हिसाब से बनाओ, 5 6 डब्बे बनेंगे इधर, उधर मुझे काफी सारी स्पेस चाहिए होगा। गेटिंग, चलिए दूसरे सोल्यूशन में अपन लोग अगेन क्या करने वाले बेटा, पानी लिया और पानी के अंदर मैं वापस क्या कर रहा हूं, वापस क्या कर रहा हूं, दो सॉल्ट मिक्स कर रहा हूं इस बार, लेकिन सॉल्ट मैं वही ले रहा हूं सेम सॉल्ट जो ऊपर लिए थे, बस क्या चेंज करूंगा, उनका रेशियो चेंज कर दूंगा। रेशियो भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे समझ में आएगा रेशियो का सर क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर आगे समझेंगे अपन लोग। तो यहां पर मैंने KCl लिया और यहां पर भी मैंने क्या ले लिया MgCl2, रेशियो कितना होगा यहां पर, मान लो एक 1:1 के अलावा कुछ भी ले लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया 4:3 और दोनों को इसमें मिक्स कर दिया। अगेन बताओ सोल्यूशन में कौन कौन से आइंस होंगे बेटा, कौन कौन से आइंस होंगे, कौन कौन से टाइप के आइंस होंगे, हेलो कौन कौन से टाइप के आइंस होंगे यहाँ पर, K+ और Cl- और Mg+2। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ढंग से पढ़ोगे तो अच्छा हो जाएगा, और बहुत वेटेज भी अपन बात कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का। कोई सा एग्जाम हो, नीट वाला हो, IIT वाला हो, बोर्ड वाला हो, कोई सा एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इजी चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजों को याद रखना पड़ेगा, काफी सारी चीजें अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए किस रेशियो में लिया बेटा मैंने KCl और MgCl2 को लिया 4:3 के रेशियो में, ठीक है। उसी तरह एक और सोल्यूशन में ले रहा हूं यहां पर, और इस बार मैं सॉल्ट चेंज कर रहा हूं, पानी लिया और इस बार मान लेते अपन जो सॉल्ट ले रहे हैं ना बेटा, वो ले रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला जल्दी बताओ, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट लिया अपन लोगों ने यहां पर Al2SO4 का होल थ्राइस। एक और दूसरा ले रहा हूं मैं पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मूला बताओ, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अभी तो 9 10 की चीजें पूछ रहा हूं, अभी 12th पे 11th पता आए नहीं सर अभी। पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला K2SO4, और इन दोनों को कौन से मोलार रेशियो में ले रहा हूं बेटा मैं, 1:1 में, 1:1। क्या Al2SO4 होल थ्राइस को पानी में डालोगे तो आयंस में ब्रेक होगा क्या, यस सर। कौन कौन से आयंस मिलेंगे जल्दी बताओ फास्ट, एक तो L कितना +3 और SO4 पे कितना -2। ये बेसिक नॉलेज तो आती है ना भाई सब लोगों को। तो एल्यूमिनियम पे कितना होगा बेटा यहाँ पर +3, तो एक मिलेगा आपको L+3 और दूसरा मिलेगा आपको SO4 2-। इसको डालोगे तो K+ मिलेगा और क्या मिलेगा आपको SO4 मिलेगा, तो सेम सेम रहेगा। तो इसलिए मैं तो टाइप्स ऑफ आयंस की बात कर रहा हूं, तो यहाँ 3 टाइप के आयंस मिलने वाले, एल्यूमिनियम 3+, SO4 2- और K+। कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो गया। अगला फिर एक को सोल्यूशन में सॉल्ट का बनाना चाह रहा हूं, उसको मैं ऊपर कर रहा हूं थोड़ा सा। एक को सोल्यूशन मुझे बनाना है सर, ध्यान से देखते चलना, और इस बार सोल्यूशन जो ले रहा हूं दैट इज द सोल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट। सॉल्ट में अगेन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और इस बार सॉल्ट ले रहे हैं, वो ले रहे हैं अपन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा NH4। अमोनियम सल्फेट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या लग जाएगा SO4। अमोनियम सल्फेट। दूसरा जो सॉल्ट मैं यहां पर ले रहा हूं दैट इज द आयरन सल्फेट। क्या आयरन सल्फेट का फॉर्मूला बता सकते हो क्या, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, FeSO4। ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, किस रेशियो में ले रहे हैं बेटा अगेन 1:1 के रेशियो में। अब जल्दी से मुझे बता दो कि जैसे दोनों को मैं पानी में डालूंगा क्या क्या मिलने वाला मुझे, अमोनियम सल्फेट किस किस में ब्रेक होगा,
NH4 प्लस और SO4 2 माइनस। NH4 प्लस को क्या बोलेंगे अपन लोग, और NH4 प्लस को क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन। और दूसरा कौन सा आयन होगा आपके पास, सल्फेट आयन। यहां से क्या क्या मिलेगा, आयरन Fe पे वैलेंसी +2, तो एक मिलेगा आपको यहाँ पे Fe+2, और दूसरा कौन सा मिलेगा आपको, SO4 2 माइनस, उसको अपन लिख चुके हैं। कोई दिक्कत, बन सकता है, लेकिन यहाँ तो Fe2 है ना बेटा, Fe3 होता तो यहाँ फिर 3 होता, इधर 2 होता। 2 2 थे, इसलिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाता। आपने बड़ा को 9-10 क्लास में क्रिस क्रॉस करवा के अपन वो बनाते हैं, वही कहानी हो गई। ठीक है, चलिए सर, ये बात होगी अपनी। अब एक और ले रहा हूं यहां पर, वापिस आओ, उतारते चलना साथ ही साथ में। और इस बार अपन लोगों ने लिया बेटा यहाँ पर अगेन एक कंटेनर, उसमें लेंगे पानी, और यहाँ पर मिलाएंगे 2 सॉल्ट। और इस बार सॉल्ट ले रहा हूं मैं पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड फॉर्मूला KCN, फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, पूरे चैप्टर में फॉर्मूले आएंगे बहुत सारे। KCN पोटेशियम साइनाइड। और दूसरा ले रहा हूं मैं आयरन साइनाइड। आयरन साइनाइड का फॉर्मूला अगेन FeCN का होल ट्वाइस। तो साइनाइड की वैलेंसी -1 होती है, आयरन की वैलेंसी +2 होगी, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो इधर 2 आ जाएगा। कोई समस्या, और किस रेशियो में ले रहे हैं बेटा इस बार अपन इनको, रेशियो चेंज कर रहा हूं सर इस बार मैं रेशियो ले रहा हूं यहां पर 4:1, 4:1, गेटिंग। अब KCN को मैंने पानी में मिला दिया, बताओ KCN को जब पानी में मिलाओगे तो KCN कौन कौन से आयंस में टूटेगा, K+ और CN-। CN- आयन का नाम क्या होता है, साइनाइड आयन। कौन सा आयन है भैया, साइनाइड आयन, ठीक है। FeCN होल ट्वाइस को जब पानी में मिलाएंगे तो Fe+2 मिलेगा, और दूसरा कौन सा मिलेगा मुझे, CN- मिलेगा। चाहो तो लिख लो, या ऑलरेडी अपन वो बात कर चुके। गेटिंग, कोई दिक्कत, नो सर। अगला केस, एक को सॉल्यूशन मुझे और बनाना है, एक को सॉल्यूशन मुझे और बनाना है, ध्यान से देखते चलना। यहां पर अपन लोगों ने अगेन पानी लिया, और सेम ही ले रहा हूं मैं, दोनों ले रहा हूं, बस दोनों का रेशियो चेंज कर रहा हूं एक बार। इस बार पोटेशियम साइनाइड लिया मैंने सॉल्ट, और दूसरा सॉल्ट जो ले रहे हैं बेटा दैट इज द आयरन साइनाइड। रेशियो दोनों का कितना ले रहा हूं मैं यहां पर, 1:1। और यहां भी मुझे कौन कौन से आयंस मिलेंगे, और कौन कौन से आयंस मिलेंगे, इधर K+ कर देते हैं, और उधर कौन सा मिलेगा बेटा मुझे, K+ और CN-। उधर कौन सा मिलेगा, Fe2+ और CN-। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब देखना ध्यान से, ध्यान से। अब नीचे कर रहा हूं, इतना उतार लिया। अब एक एक करके इनको डिटेल से मुझे कुछ चीजें बतानी भी है, कुछ चीजें अपन को डिस्कस करनी भी है। आ जाओ भाई वापस, हो गया। अब देखना ध्यान से अपन कर क्या रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक और बात मुझे बता दो, ये जो सोल्यूशन होगा इस सोल्यूशन में कौन कौन से टाइप के आयंस हैं, कौन कौन से टाइप्स के आयन है, K+ और Cl- और Mg2+। क्या सोल्यूशन में मुझे आयंस दिखते हैं क्या, जैसे मान लो पानी है बोतल में, तो क्या इसमें कुछ आयंस वगैरह होंगे क्या, अरे बिल्कुल होंगे। क्या वो आयंस मुझे दिखेंगे क्या, नो सर। तो मैंने ये कैसे पता लगा दिया सर कि यहाँ K+ और Mg2+ और Cl- आयन प्रेजेंट है, समझ पा रहे हो। तो ये पता कैसे लगा है बेटा कि यहां पर ये आयंस होंगे सर। अब किसी बंदे को कोई डिजीज है, तो क्या उस बंदे को देखकर अपन पता लगा लेते हैं कि उसको कौन सा डिजीज है, इतना अंतर्यामित हम लोग नहीं है। तो कैसे पता लगाते हैं, चेक करते हैं। चेक करना मतलब क्या करना, टेस्ट करना। किसी को डेंगू है तो अपन देख के थोड़ी बताएंगे इसको डेंगू है, अपन क्या करेंगे भाई साहब, टेस्ट करो सर पहले तो डॉक्टर के पास जब आप दिखाने जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, टेस्ट लिख देगा भाई साहब कि डेंगू का टेस्ट कर लो, मलेरिया का कर लो, और भी टाइफाइड वगैरह हो उसका भी करवा लो। और फिर टेस्ट जब आप करवाओगे, टेस्ट से फिर पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में आपको कौन सा डिजीज है या फिर नहीं है। तो डिजीज की प्रेजेंस का पता कैसे लगाते हैं अपन लोग, टेस्ट से। उसी तरह कोई से भी सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे उसका भी कैसे पता लगाते हैं अपन लोग, टेस्ट करके।
और जितने भी आयंस होंगे ना बेटा, हर आयंस का एक अपना अलग टेस्ट होता है। क्या जो टेस्ट डेंगू का होगा क्या वैसा टेस्ट मलेरिया का भी होता है क्या? नो सर, डेंगू का टेस्ट अलग होगा, मलेरिया का टेस्ट अलग होगा। उसी तरह K+ का टेस्ट अलग होता है, Cl- का टेस्ट अलग होता है, Mg2+ का टेस्ट अलग होता है। और टेस्ट का मतलब यहां पर क्या होगा बेटा, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है और उन केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होते हैं। उन कलर चेंज को देखकर अपन पता लगाते हैं कि सोल्यूशन में Cl- है या फिर नहीं है। तो हर आयन का एक अपना क्या होता है, टेस्ट होता है। और उसी टेस्ट को अपन बोलने वाले आगे जाकर क्या, एनालिटिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एनालिटिकल टेस्ट। तो इस सोल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है सर? K+ प्रेजेंट है, और कौन सा प्रेजेंट है? Cl- और कौन सा प्रेजेंट है? Mg2+। अब एक्चुअल में ये आयन है कि नहीं है, ये अगर मुझे पता लगाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सोल्यूशन में जितने भी आयन प्रेजेंट है सबका क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल टेस्ट करना पड़ेगा। आई समझ में? और जब अपन लोगों ने मान लो यहाँ K+ का एनालिटिकल टेस्ट किया, तो K+ का एनालिटिकल टेस्ट करने के बाद मुझे K+ का जो एनालिटिकल टेस्ट मिला वो पॉजिटिव मिला। अब K+ का पॉजिटिव टेस्ट मिलने का मतलब क्या है कि उस सोल्यूशन के अंदर कौन प्रेजेंट है, K+ है। गेटिंग? तो मुझे K+ का यहाँ पॉजिटिव टेस्ट मिला, इसका मतलब K+ था। उसके बाद मैंने किसका टेस्ट किया, Cl- का। और जब Cl- का टेस्ट किया तो Cl- का भी मुझे कौन सा टेस्ट मिलता है, पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर Cl- भी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। उसी तरह किसका किया अपन लोगों ने, Mg2+ का। कहने का मतलब आयंस की प्रेजेंस अपन को दिखती नहीं, उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, बहुत सारे एनालिटिकल टेस्ट करने होते हैं। और इन्हीं एनालिटिकल टेस्ट की हेल्प से मैं सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस का अपन लोग पता लगाते हैं। गेटिंग? कोई दिक्कत? नो सर। अब अपन क्या करने वाले, ध्यान समझना हो ध्यान से। अब ये जो सोल्यूशन बना बेटा, इस सोल्यूशन को मैं हीट करूंगा। क्या करेंगे, हीट। क्या किसी भी सोल्यूशन को हीट करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन बढ़ती है। कोई भी सॉलिड सोल्यूट होगा, सॉलिड सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी, लेकिन गैस वाला सोल्यूट होता तो कम हो जाती। याद है हेनरीज लॉ वगैरह वगैरह। और सॉल्ट कौन से सोल्यूट होते हैं भाई, सॉल्ट आर द सॉलिड सोल्यूट, और सॉलिड सोल्यूट का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। तो हीट जब करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। आई समझ में? जैसे मैंने हीट किया उसके बाद में फटाक से इसको कूल भी करूंगा, और जैसे कूल करोगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आई समझ में? और सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब क्या है कि जो सॉल्ट यहाँ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में घुले हुए थे वो सॉल्ट वापस इनसॉल्युबल हो जाएंगे, और कौन से स्टेट में आ जाएंगे बेटा, वो सॉलिड में। और उन सॉलिड के क्या मिलेंगे अपन लोगों को, क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स। चाशनी में आपने देखा होगा, जब चाशनी को ठंडा करते हो तो क्या होता है, जो पूरी शुगर होगी कहां पे आ जाती है बेटा, वो ऊपर आ जाती है। किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। सेम यहां पर होने वाला। आई समझ में? ठीक है। तो इस सोल्यूशन में जो सॉल्ट प्रेजेंट थे, अगर सोल्यूशन को मैं एकदम से कूल कर दूं तो कूल करने से क्या होगा, जो सॉल्ट यहां पर थे उन सॉल्ट के क्या बन जाएंगे बेटा, यहां पर ऊपर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आई समझ में? सॉल्ट के क्या बन जाएंगे यहां पर, क्रिस्टल्स। और ये जो क्रिस्टल्स यहां पर बनेंगे, और किसी भी सोल्यूशन को कूल करने पर उस सोल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उन सॉल्यूट का क्रिस्टल्स की फॉर्म में आना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर अपन लोग ने बेसिकली करवा क्या दिया बेटा, क्रिस्टलाइजेशन करवा दिया। तो मुझे यहां पर क्या मिलने वाले हैं, क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहां पर मुझे, क्रिस्टल्स। यहां से देखना ध्यान से, क्रिस्टल्स। सेम मैंने यहां भी कौन सा प्रोसेस करवाया बेटा, कौन सा प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन। यहां पर भी अपन क्या करवा रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और जैसे आप क्रिस्टलाइजेशन करवाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर भी मुझे क्या मिलने वाला है सर, क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यहां पर भी मुझे क्रिस्टल्स मिलेंगे। ध्यान से देखते चलना, ध्यान से, क्रिस्टल्स। और यहां पर भी सेम प्रोसेस, तो यहां पर भी मुझे क्या मिलने वाले हैं, क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं। तो जितने भी अपन लोगों ने सोल्यूशन बनाए थे ना भाई, सब सोल्यूशन को अपन लोग क्या कर रहे हैं भाई, सब सोल्यूशन का अपन लोग क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे हैं। और क्रिस्टलाइजेशन जैसे करवाओगे तो आपको यहां पर सरफेस पर क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट पूछ लेना भाई, डाउट है तो। और साथ के साथ उतारते रहो, साथ के साथ में ही। अब एक बात समझो, इधर देखो ध्यान से, एक बार इधर देख लो एक बार। ये जो क्रिस्टल्स मुझे मिले होंगे बेटा यहां पर, बताओ किसके क्रिस्टल्स होंगे,
अरे भाई उन्हीं के क्रिस्टल्स होंगे। किस किस के क्रिस्टल्स होंगे? ये KCl और MgCl2 के क्रिस्टल्स होंगे। उसी तरह यहां पर जो मुझे क्रिस्टल्स मिलेंगे किसके क्रिस्टल्स होंगे? KCl और MgCl2 के क्रिस्टल्स होंगे। लेकिन ध्यान समझना, क्या जरूरी है क्या बेटा कि ये जो क्रिस्टल्स आपको यहां मिल रहे हैं वो MgCl2 और KCl के हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपने इसको हीट और कूल किया होगा तो उस पूरे प्रोसेस में KCl और MgCl2 ने मिलकर एक नया कंपाउंड बना लिया हो। वापस समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। आपने सोल्यूशन था उसको क्या किया अपन लोगों ने? हीट किया, फिर फटाक से अपन लोगों ने क्या कर दिया? कूल कर दिया। तो आपको क्या मिले यहां पर? क्रिस्टल्स। अब मुझे ये पता कर लगाना कि ये जो क्रिस्टल्स मुझे मिले क्या ये क्रिस्टल्स KCl और MgCl2 के क्रिस्टल हैं या फिर कोई नई चीज के क्रिस्टल हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में इन दोनों से मिलकर कोई नई चीज यहां पर फॉर्म हो गई हो। क्या बोलते हो? और जब हीट करेंगे तो हो सकता है कि KCl और MgCl2 ने मिलकर कुछ नया प्रोडक्ट बना लिया हो। मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। उसी तरह यहां पर भी अगर अपन बात करें बेटा, यहां क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगेन हो सकता है कि दो संभावना है भाई। जब आपने हीट किया तो नो डाउट ये जो क्रिस्टल्स बनेंगे या तो ये क्रिस्टल्स किस किस के होंगे? KCl और MgCl2 के होंगे, या फिर ये क्रिस्टल्स किसी दूसरे बंदे के होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में कोई नया प्रोडक्ट भी आपको मिल सकता, मुझे नहीं पता, संभावना की बात कर रहे हैं। गेटिंग गेटिंग? यहां पर सर, यहां पर भी जो क्रिस्टल्स मिलेंगे या तो ये क्रिस्टल्स किसके होंगे? या तो एल्यूमिनियम सल्फेट और K2SO4 के क्रिस्टल्स होंगे, या फिर यहां पर किसी नए बंदे के क्रिस्टल्स होंगे। गेटिंग? अब मुझे ये आइडिया लगाना बेटा, ये पता लगाना सर ये जो क्रिस्टल्स यहां पर बन रहे हैं एक्चुअल में क्रिस्टल्स KCl और MgCl2 के ही हैं या किसी और के क्रिस्टल्स हैं। अब ये कैसे पता लगाएं? अगर मान लो यहां कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना तो पक्की बात है ये जो क्रिस्टल्स होंगे उसमें से कुछ क्रिस्टल्स किसके होंगे? MgCl2 के होंगे, और कुछ क्रिस्टल्स किसके होंगे? KCl के होंगे। तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स होंगे यहां पर? दो टाइप के क्रिस्टल्स होंगे। एक तो MgCl2 के क्रिस्टल्स होंगे और दूसरे किसके होंगे? KCl के क्रिस्टल्स होंगे। यहां पर भी अगर नया प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स होंगे? दो टाइप के। यहां पर भी दो टाइप के। लेकिन सोच के देखो, अगर नया प्रोडक्ट बन गया होगा तो यहां कितने टाइप के क्रिस्टल्स होंगे? अगर नया प्रोडक्ट बन गया होगा तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स होंगे? अरे एक ही टाइप का होगा ना भाई। इन दोनों बंदों ने मिलकर कोई नई चीज बना ली तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स मिलेंगे यहां पर? एक टाइप का। अगर दोनों मिलकर कोई नई चीज नहीं बनाए तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स होंगे? दो टाइप के। नॉट गेटिंग? अरे ये सुनो, अबे टेंशन में क्यों? अरे गधों, ये दो चीजें हैं। अगर दोनों ने मिलकर कोई नई चीज नहीं बनाए तो इसका अलग मिलेगा क्रिस्टल और इसका अलग मिलेगा। कितने टाइप के क्रिस्टल्स? दो टाइप के। लेकिन पता चला कि दोनों आपस में जुड़ गए, और दोनों जब आपस में जुड़ गए तो अब कितने टाइप की चीजें मिलेगी आपको? ये एक ही टाइप की चीज है ना भैया, तो पूरी। तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स मिलेंगे? ओनली वन टाइप का क्रिस्टल। हाँ एक ही तो प्रोडक्ट बन रहा है ना भाई, तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर? एक टाइप का क्रिस्टल्स। लेकिन दोनों ने मिलकर कुछ भी नहीं नया नहीं बनाया तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स मिलेंगे? इसका अलग मिलेगा और इसका अलग मिलेगा। नॉट गेटिंग? क्यों बचे होंगे भाई? पूरे प्रोडक्ट बनाएंगे ना, अगर बनाएंगे तो। अपन उस सेंस में बात करेंगे, अगर इन्होंने प्रोडक्ट बनाया होगा तो पूरे मिलकर एक प्रोडक्ट बना लिया होगा, तो कोई बचा नहीं होगा, नया चीज बन गई होगी। ठीक है, वापस आओ इसी तरीके से। तो यहां मुझे ये बताओ, अगर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स मिलेंगे? दो टाइप के। अगर नया प्रोडक्ट बन गया तो एक ही टाइप का। क्या क्रिस्टल्स को मैं देख सकता हूं क्या? नो सर। अरे हमें ये थोड़ी पता चलेगा सर ये नया प्रोडक्ट बना कि पुराना बना गया, जो क्रिस्टल्स बने वो नई चीज के कि पुरानी चीज के। तो अगेन मुझे फिर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं एक्चुअल में वो क्रिस्टल्स कोई नई चीज के क्रिस्टल्स बन रहे हैं या फिर वो उन पुरानी चीज के ही क्रिस्टल्स हैं। कैसे आइडेंटिफाई करें? वेपर से कर सकते हैं, या फिर एक और सिंपल तरीका देखो ध्यान से। अगर मान लो यहाँ नया प्रोडक्ट नहीं बना तो कितने टाइप के क्रिस्टल्स होंगे यहाँ पर? दो टाइप के। किस किस के होंगे वो? KCl का और MgCl2 का।
क्या KCl और MgCl2 दोनों की डेंसिटी सेम है कि अलग अलग है? अरे भाई दो बंदे अलग अलग हो, KCl अलग है और MgCl2 अलग है, तो KCl की डेंसिटी अलग होगी, MgCl2 की डेंसिटी अलग होगी। लेकिन सपोज करो अगर दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बना लिया तो कितनी टाइप की डेंसिटी होगी वहां पर? एक ही टाइप की होगी, फिर दो टाइप की क्यों रहेगी भाई? हम देखो यहाँ एक टेक्निक है, अपने पास बहुत सारे तरीके बेटा इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो क्रिस्टल्स बने क्या एक्चुअल में वो पुराने कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स है या कोई नई चीज के क्रिस्टल्स बने। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाकर, बहुत सारे टेस्ट करवाकर अपन ये सब चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका अपने पास आइडेंटिफाई करने का, कभी आप लोगों ने देखा होगा भाई, जैसे गेहूं होता है ना भाई, गेहूं में से स्ट्रो को अपन अलग करते हैं। कैसे किया जाता है? हाँ, गांव में आज भी करते हैं भाई, एक पंखा लगा देते हैं, पंखे के ऊपर ऐसे करके डालते हैं। जब डालेंगे तो क्या होगा भाई, हवा से क्या होगा, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो वहीं रुक जाएंगे, मतलब वीट यहाँ रुक जाएगा। स्ट्रो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम, तो स्ट्रो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो आपको कितने ढेर मिलते हैं वहां पर? और कितने ढेर मिलेंगे? दो ढेर मिलेंगे। स्ट्रो का ढेर अलग हो जाएगा और वीट का ढेर अलग हो जाएगा। ये ढेर अलग अलग क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग अलग। क्या सेम टेक्निक का यहाँ भी यूज कर सकते हैं क्या? यस सर। देखना ध्यान से, अगर यहाँ दो टाइप के कंपाउंड्स हैं, नया कंपाउंड नहीं बना, तो किस किस के कंपाउंड्स होंगे यहाँ पे? ये MgCl2 होगा, दूसरा किसका होगा भाई यहाँ पर? KCl। तो मैं क्या करूंगा, ये जो क्रिस्टल्स बना होगा इन क्रिस्टल को अपन बारीक से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंड करने के बाद में सिंपली फिर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा हल्का सा पंखा लेंगे, उसके ऊपर पाउडर कैसे बिखेरेंगे। अगर दो टाइप के कंपाउंड्स है तो क्या होगा भाई, कितने ढेर मिलेंगे आपको? दो। क्योंकि KCl की डेंसिटी अलग है, MgCl2 की डेंसिटी अलग। जब डेंसिटी अलग अलग तो कितने ढेर मिलने वाले हैं? दो ढेर मिलेंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर एक ही टाइप का कंपाउंड हुआ तो एक ही ढेर मिलेगा। अगर एक ही ढेर मिल रहा है उससे क्या कंफर्म हो जाएगा, क्या कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर कोई नई चीज बन चुकी है। अगर दो ढेर मिले इससे क्या कंफर्म होगा कि कोई नई चीज यहां पर नहीं बनी है। जो दो ढेर मिले वो पुराने वाले दो कंपाउंड्स के ही ढेर हैं। नॉट गेटिंग? समझ गए? ठीक है, तो अपन यहां पर यही करने वाले बेटा। तो अपन क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, पाउडर बनाएंगे। और जब पहले वाले केस में मैंने यहां पर इसको किया तो यहां पर मुझे ना भाई केवल एक ही ढेर मिलता है, ओनली वन ढेर। ढेर का मतलब समझ रहे हो ना भाई? अब एक ढेर मिलना क्या इंडिकेट कर रहा है, जल्दी बताओ? कि नया कंपाउंड बन चुका है सर। यहां पर पुराने कंपाउंड है ही नहीं, उन्होंने मिलकर कुछ बना लिया। क्या बनाया अभी बात करेंगे। तो सर यहां न्यू कंपाउंड गेट फॉर्म्ड, न्यू कंपाउंड गेट्स फॉर्म। देखते रहना भाई ध्यान से, न्यू कंपाउंड गेट्स फॉर्म्ड। अगला वाला यहां पर इसकी बात करेंगे सर। यहां पर जब मैंने किया तो यहां मुझे मिले सर कितने, दो ढेर। अब दो ढेर मिलना मतलब क्या है कि नया कंपाउंड कुछ नहीं बना सर। यहां पर यहां दो ढेर किस किस के मिले, एक ढेर किसका रहा होगा, KCl का, दूसरा ढेर किसका रहा होगा, MgCl2 का। तो यहां पर नो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म। अब एक और बात शायद आपको समझ में आ रही होगी बेटा, अब क्या कि सर यहां पर क्या दोनों सोल्यूशन सेम ही थे क्या? ऊपर वाला भी किसका था, KCl और MgCl2 का, नीचे वाला भी किसका है, KCl और MgCl2 का। लेकिन दोनों में, एक में तो एक ढेर मिला, एक में दो ढेर मिला, ऐसा क्यों? रेशियो, रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों सोल्यूशन बस यही डिफरेंस है कि दोनों सोल्यूशन में जो मोलर रेशियो अपन ले रहे हैं वो अलग अलग है। यहाँ पर 1:1 में ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4:3 में लिया। जब 4:3 में मैं ले रहा हूँ तो एक दो ढेर मिल रहे हैं, जबकि 1:1 में लूंगा तो मुझे कितना ढेर मिलेगा, एक ढेर। मतलब KCl और MgCl2 से नया प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रेशियो कितना हो, 1:1। अगर आपने 3:2 कर दिया तो भी कितने ढेर मिलेंगे आपको, दो। गेटिंग? नॉट गेटिंग? ठीक है। अब एक बात मुझे और बता सकते हो क्या साथ ही साथ में, कि सर ये जो ऊपर वाले केस में मुझे जो दो एक ढेर मिला, क्या मिला मुझे, एक ढेर मिला, तो इसका मतलब नया कंपाउंड यहां पर बन चुका है। अगर नया कंपाउंड यहां पर बन चुका है तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये जो नया कंपाउंड बना होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्यों नहीं बता सकते? क्या होगा फॉर्मूला उस नए कंपाउंड का? एम जी, MgCl2 और
KCl। अरे गधो, जो नया कंपाउंड बना वो इन्हीं से तो बना होगा ना, कोई नया थोड़ी कहीं से ऊपर से उतर के थोड़ी ना कुछ आया होगा। अबे जो भी बना वो इन्हीं से बना होगा। किस किस से? KCl और MgCl2 से। तो फॉर्मूला भी ऑब्वियस सी बात उन्हीं का होगा। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है यहां पर इस नए कंपाउंड का? MgCl2 और KCl। नॉट गेटिंग? एक और बात समझो कि जो नया कंपाउंड बना होगा ये भी एक सॉल्ट होगा क्या? यस सर। इसके भी क्या होंगे बेटा? क्रिस्टल्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है सर ये भी सॉल्ट होगा। सॉल्ट होगा तो सर इसके छोटे छोटे क्या होंगे? क्रिस्टल्स होंगे। अब छोटे छोटे अगर क्रिस्टल्स होंगे तो एक बात मुझे बताओ बेटा, ये जो क्रिस्टल्स यहां पर होते हैं क्या इन छोटे छोटे क्रिस्टल्स के बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता है सर? बिल्कुल होता है सर। अगर यहां पर स्पेस होगा तो क्या इस स्पेस में वाटर के पार्टिकल्स आ सकते हैं क्या? इस पूरी कहानी में वाटर का रोल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। वाटर में डाला, वाटर को हीट किया आपने पूरे सोल्यूशन को, तो वाटर के पार्टिकल्स भी साथ ही साथ में हीट हो रहे हैं। और वाटर के पार्टिकल्स अगर हीट हो रहे हैं तो हो सकता है ना बेटा कि जब नया कंपाउंड बना होगा तो नए कंपाउंड के बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस रहा होगा उस स्पेस में कौन आ सकते हैं? वाटर के पार्टिकल आ सकते हैं। यस और नो? तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो MgCl2 KCl तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में यहां पर 6H2O भी आता है सर। अब बोलोगे सर ये H2 कहां से आ गया? कहां से है? बात समझ में आई? किसके जो क्रिस्टल्स बने होंगे नए कंपाउंड्स के, क्रिस्टल्स के बीच में क्या होता है बेटा? गैप होता है। तो उस गैप में कौन से पार्टिकल्स आ सकते हैं? वाटर के पार्टिकल आ सकते हैं। अब आप बोलो तो 6 क्यों आए, तो 2 क्यों नहीं आए? तो कितने वाटर के पार्टिकल्स आएंगे वो किस बात पर डिपेंड करेगा? उस गैप के साइज पर। अगर गैप का साइज बहुत छोटा हो गया तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी क्या बेटा कि वहां पर वाटर के पार्टिकल्स आए ही ना? बिल्कुल संभावना है। कब संभावना है वो? जब गैप, अरे गैप क्या हो जाए एकदम छोटा, जो क्रिस्टल्स होंगे एकदम पास पास हो जाए, तो उस वाले केस में हो सकता है कि वहां पर कोई भी वाटर के पार्टिकल्स एंटर ना कर पाए। अगर गैप बहुत बड़ा हो गया तो वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसको अपन देख कर नहीं बता सकते, ये सब एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाया जाता है। और एक्सपेरिमेंट जब अपन लोगों ने किया तो यहाँ पर मुझे 6H2 भी मिले। और याद करो फिर जो 6H2 है ना बेटा, इनका कुछ नाम भी होता है, इनको अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। 10th क्लास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पर? कितने हैं? अरे बोलो कितने हैं? 6 है। तो बोलने में शर्मा क्यों रहे हो भाई साहब? ठीक है। तो जो नया कंपाउंड पहले वाले केस में मिला उसका फॉर्मूला क्या है? KCl। फॉर्मूला क्या? KCl। फॉर्मूला KCl MgCl2 डॉट 6H2। इट इज अ न्यू कंपाउंड, इट इज अ न्यू कंपाउंड। गेटिंग? अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब ये जो क्रिस्टल्स मिले बेटा इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या जल्दी? इसका फॉर्मूला क्रिस्टल्स का, भाई ये तो दो अलग अलग बंदे हैं, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? MgCl2 अलग प्लस KCl अलग। गेटिंग? कोई दिक्कत? नो सर। अगले किस पाओ सर? थर्ड वाले पर, थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में क्या लिया अपन लोगों ने से? अब यहां भी सेम ही कहानी करने वाला, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो क्रिस्टल्स यहां पर बने क्या क्रिस्टल्स पुराने वाले सॉल्ट के हैं या फिर नए कंपाउंड्स के। तरीका क्या रहेगा? वापस वही पाउडर बनाएंगे, पंखे के ऊपर लगाएंगे दोनों को, फिर देखेंगे कितने ढेर बन रहे हैं। तो यहां पर जब चेक किया तो पता मुझे क्या चलता है बेटा, यहां पर मुझे एक ही ढेर मिलता है। कितना ढेर मिलता है? एक ढेर। और एक ढेर मिलने का मतलब, एक ढेर मिलने का मतलब बोलते जाओ जल्दी जल्दी, एक ढेर मिलने का मतलब न्यू कंपाउंड। तो यहां पर भी मुझे क्या मिला बेटा? न्यू कंपाउंड। किस न्यू कंपाउंड का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? फॉर्मूला, फॉर्मूला न्यू कंपाउंड का फॉर्मूला, न्यू कंपाउंड का फॉर्मूला। और किससे बना है भाई न्यू कंपाउंड? ये अरे बोलना है भाई, बोलना है, कुछ बोलते नहीं तुम लोग यार। फॉर्मूला क्या है इसका? अब इन दोनों से तो बना होगा, किस रेशियो में? दोनों 1:1 में। तो फॉर्मूले में दोनों 1:1 में आएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट K2SO4। कि यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। और यहाँ पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे ना बेटा वो कितने होते हैं सर? 24। कितने? 24 डॉट 24H2O।
ये जो नंबर्स होंगे अलग अलग केस में अलग अलग नंबर्स होंगे, आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे सर। ये तो एक्सपेरिमेंट से क्रिस्टल्स के बीच में कितना स्पेस है बेटा, उससे डिसाइड होता है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो यहाँ जो क्रिस्टल्स के गैप होंगे वो काफी ज्यादा होगा, तो वहाँ 24 वाटर के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। ठीक है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आओ जल्दी से, नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ सर। सेम यहाँ पे क्या बेटा, अपन ने अमोनियम सल्फेट, इसको भी अपन लोग क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवाया, यहाँ क्रिस्टल्स मिले, उसके ढेर अपन ने निकाले, तो यहाँ पर भी मुझे एक ही ढेर मिलता है सर। कौन सा ढेर मिलता है, एक ढेर। फॉर्मूला बताओ इसका, मतलब एक ढेर का मतलब, एक ढेर का मतलब नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है सर यहाँ पर, उस नए कंपाउंड का फॉर्मूला बता सकते हो क्या। तो सर ये 1:1 के रेशियो में है, तो दोनों को एक साथ लिख दो, कुछ नया कुछ नहीं करना सर। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या आएगा बेटा, SO4 डॉट 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 FeSO4। ये तो फॉर्मूला हो गया। क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है सर। और यहाँ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बेटा, वो होता है 6H2O। अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको याद ही रखना है, लिखते जाओ बेटा, उतार लो भी ना, फिर बात समझा दूंगा मैं। हो गया। नेक्स्ट वाले केस पे अगले वाले सोल्यूशन को वापस अपन ने क्रिस्टलाइज किया, यहां पर भी अपन लोगों ने क्रिस्टल्स बनाए, और यहां भी मुझे कितने ढेर मिले सर, 2 ढेर मिलते हैं सर। इसका अगेन मतलब समझ में आया सर, ये वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन तो सेम ही था ना, सेम क्यों था, ओके। यहां मुझे ये एक ढेर मिलेगा बेटा, एक मिलेगा सर, दो नहीं मिलेंगे सर। कितने मिलेंगे यहाँ पर, एक ढेर। कहां पर एक ढेर मिला, इस वाले में 4:1। अब ऐसा रूल मत लगाना दिमाग में कि सर 1:1 होगा तो ही एक ढेर मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। एक स्पेसिफिक रेशियो होता है, हर कंपाउंड्स के लिए रेशियो अलग अलग हो सकता है, कभी 1:1 होगा, किसी के लिए 4:1 भी होगा। समझ गए, ठीक है। अब एक और बात समझना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक ढेर मिलने का मतलब, अरे एक ढेर मिलने का मतलब, अरे मतलब न्यू कंपाउंड, न्यू कंपाउंड का फॉर्मूला बता सकते हो क्या। अब मुझे पूरी उम्मीद आप लोग नहीं बता पाओगे। KCN FeCN का होल ट्वाइस, सही है क्या फॉर्मूला। अरे किस रेशियो में सर, ये 4:1 में, तो फॉर्मूले में भी किस रेशियो में होने चाहिए, 4:1 में। तो कितने केसेन होंगे यहाँ पर, 4, और कितना एफिशिएंट होगा, 1। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दो FeCN का होल ट्वाइस डॉट 4KCN। क्या बोलते हो। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो आपने 4 कभी नहीं लगाया, तो ऊपर क्यों नहीं लगाया, सब 1:1 था, सब में 1:1 था, इसलिए क्यों लगाएंगे भाई। जिस रेशियो में कम यहाँ पे सॉल्ट होंगे, उसी रेशियो में वो नए प्रोडक्ट में भी जाएंगे। वो सब 1:1 में था, इसलिए सब जगह 1:1 1:1। ये किस में है सर, 4:1 में, और 4 क्या है यहाँ पर, KCN। कहा बेटा, तो ये तो नया कंपाउंड बनाया नहीं ना, और यहाँ तो 2 ढेर मिले, नया कंपाउंड ही नहीं बना यहाँ पर। तो जब नया कंपाउंड नहीं बना तो नया फॉर्मूला कैसे बना देंगे भाई साहब। ठीक है, कोई समस्या। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे यहाँ पर, 0 होता ही नहीं है सर, तो इसके जो क्रिस्टल्स होंगे काफी क्लोज होते हैं, और इतने क्लोज होंगे बेटा कि बीच में स्पेस, और बीच में स्पेस नहीं होता। जब बीच में स्पेस नहीं होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को जगह ही नहीं मिलेगी बीच में आने के लिए, इसलिए यहाँ पर नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट वाला, कितने ढेर मिलेंगे सर यहाँ पर, बता सकते हो क्या, कितने ढेर, 2 ढेर। अगेन इस बात को मैं वापस क्लेरिफाई करना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं कि बेटा 1:1 होगा तो हमेशा कंपाउंड बनेगा ऐसे ही, बन भी सकता और नहीं भी बन सकता। ऊपर वाले में 1:1 में कंपाउंड बन रहा था, लेकिन इस वाले केस में 1:1 में कंपाउंड नहीं बन रहा। किस में बन रहा कंपाउंड यहाँ पर, 4:1 में। तो ये जो रेशियो होता अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है। गेटिंग, नॉट गेटिंग।
टेंशन है? अरे पूछ ले भाई, क्या टेंशन है? हाँ, 4 5 ही करने हैं, लेकिन सबका रेशियो फिक्स होता है, अलग अलग सॉल्ट के लिए रेशियो अलग अलग होगा। वो सब या तो एक्सपेरिमेंट करके अपन लोग पता लगाते हैं, हमें 4 5 के ध्यान रखने हैं जो अपने सिलेबस में। इतना ही है बस, इसके अलावा नहीं। हाँ ओके ठीक है, ठीक है, वो रखी हुई है चेक होके। हाँ डाउट। हाँ फॉर्मूला, और फॉर्मूला ये तो है ना बेटा, 4:1 का मतलब क्या, केसीएन कितने होने चाहिए? क्या? दो क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये रेशियो सबके लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि 1:1 होगा तो ही एक ढेर मिलेगा। कभी कभी 4:1 पे भी एक ढेर मिल सकता है, कभी कभी 3:2 पर भी ढेर एक मिल सकता है। अलग अलग केस में ये रेशियो अलग अलग हो सकता है। तो दिमाग में ये मत बिठाओ कि 1:1 होगा तभी भी नया कंपाउंड मिलेगा, 4:1 पे भी मिल सकता है, 1:1 पे नया कंपाउंड यहाँ पर नहीं मिला। तो ये रेशियो स्पेसिफिक होगा, ये रेशियो अपन को याद रखना ही पड़ता है, और 3 4 के लिए ध्यान रखना, बाकी सबके लिए अपन को ध्यान नहीं रखना। ठीक है, यहाँ की कहानी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब आओ ध्यान से वापस। तो कितने कंपाउंड्स मिल गए बेटा मेरे को यहाँ पर, और कितने कंपाउंड्स मिल चुके हैं, और कितने कंपाउंड्स मिल चुके हैं, और कितने कंपाउंड्स मिल चुके हैं गधो? 4 कंपाउंड्स। अब ये जो 4 कंपाउंड्स मिले हैं ना बेटा, ये कैसे मिले हैं मुझे? तो कैसे मिले हैं सर, सिंपल सा अपन लोगों ने क्या लिया, एक सोल्यूशन बनाया। किस किस का सोल्यूशन बनाया अपन लोगों ने? सॉल्ट का, और सॉल्ट को एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में लिया, फिर उसका अपन ने क्या करवाया, क्रिस्टलाइजेशन करवाया, तो नया कंपाउंड मिल गया। और ये जो नए कंपाउंड मिले बेटा, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, दीज आर द एडिशनल कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इनको? एडिशनल कंपाउंड। अब एडिशनल कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं इनको? तो ऐड करके तो बन रहे हैं ना भाई। ये कंपाउंड कैसे बना, 2 सॉल्ट को ऐड किया तो बन गया। ये भी कैसे बना, सॉल्ट को ऐड किया तो ये भी बना, ये भी 2 सॉल्ट को ऐड किया तो बन गया। और इन्हीं कंपाउंड्स को अपन क्या बोलने वाले, दीज आर द एडिशनल कंपाउंड्स। एडिशनल कंपाउंड डेफिनेशन क्या हो गया एडिशनल कंपाउंड्स की? एडिशनल या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। उतारते जाओ भाई जल्दी जल्दी। समझ गए? इतना लिखो, नीचे लगाओ डेफिनेशन, एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की डेफिनेशन। एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की डेफिनेशन। एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की डेफिनेशन। बेटा आप एक पेज छोड़ देना, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। अब लिखिएगा, these compounds these compounds are formed these compounds are formed by the these compounds are formed by the these compounds are formed by the crystallization by the crystallization of a solution by the crystallization of a solution in which in which in which salts are salts are present salts are present in salts are present in fixed molar ratio. Salts are present in fixed molar ratio। ये स्पेसिफिक मोलर रेशियो भी आप बोल सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ये जो एडिशनल कंपाउंड्स होंगे ना बेटा, इसके भी टाइप्स होते हैं। अगले पेज पे जा रहा हूं सीधा मैं। कौन कौन से एडिशनल कंपाउंड्स मिले अपन लोगों को? पहला फॉर्मूला बताओ जल्दी से। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। दूसरा कौन सा मिला था? अरे फॉर्मूला, अरे दूसरे का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 24H2O। तीसरा, अरे तीसरा FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। और चौथा कौन सा मिला था अपन को?
हाँ, तो चौथा था FeCN का होल ट्वाइस डॉट 4KCN। कोई दिक्कत हो गया? अगले हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब एडिशनल और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स इसके भी टाइप होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कतई ध्यान से देखेंगे, एकदम बढ़िया से देखेंगे। अब मुझे एक बात ये बता बेटा, ये जो एडिशनल कंपाउंड है, इस एडिशनल कंपाउंड में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? कौन कौन से आयंस हैं यहां पर? आयंस कौन कौन से आयंस है सर? K+, Cl- और Mg2+। तो अपन बोल सकते हैं कि सर इसमें मुझे 3 टाइप के आयंस दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं सर? K+, Cl- और Mg2+। आयन थोड़ी ना है वो, मैं आयन की बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ, अगर ये 3 टाइप के आयंस हैं, और एक और बात बताओ, अगर 3 टाइप के आयंस है, एक और बात मुझे ये बताओ बेटा, K और Cl के बीच में या कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। Mg और Cl के बीच में भी आयनिक बॉन्ड। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? आयोनिक बॉन्ड। ये भी ध्यान रखना, आगे इसका यूज करने वाले हैं सर। तो यहाँ K और Cl के बीच में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एडिशनल कंपाउंड था, इस एडिशनल कंपाउंड की अपन डुबकी लगवाएंगे। किसके अंदर? पानी के अंदर। देखना ध्यान से, इसको पानी में ऐड करेंगे। अब मुझे ये बताया कि पानी की खास बात है क्या, कि पानी को कौन सा बॉन्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है? आयनिक बॉन्ड। पानी में अगर कोई, पानी में किसी, पानी ने देख लिया किसी बंदे को कि उसने आयनिक बॉन्ड बना रखा है, तो पानी फटाक से क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ देता है। तो पानी को कौन सा बॉन्ड बिल्कुल पसंद नहीं है? आयनिक बॉन्ड। अब जैसे आप इस कंपाउंड को पानी में मिलाओगे, क्या होगा सर? यहां पर ये जो आयंस होंगे, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड था? आयोनिक बॉन्ड। तो पानी क्या करेगा? आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और जैसे आयनिक बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या जितने भी आयंस होंगे सब फ्री हो जाएंगे क्या? कौन कौन से आयंस फ्री हो जाएंगे सर? K+ और दूसरा Cl- और तीसरा Mg2+। ध्यान से देखना, ध्यान से, क्योंकि अब भाई साहब की क्या होने वाली है? एंट्री। कौन से भाई साहब की? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अभी तो ये तो जानना चाह रहे हैं ना पहले अपन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता कौन है? भाई साहब पधारने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस सोल्यूशन में आपको कितने टाइप के आयंस मिलेंगे? 3 टाइप के। क्या देखकर अपन आयंस बता सकते हैं क्या? नो सर, क्या करना पड़ेगा? एनालिटिकल टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं टेस्ट करूंगा, किस किस के लिए टेस्ट करूंगा बेटा? मैं एक सर K+ के लिए करूंगा, दूसरा और चौथा मतलब तीसरा Mg2+। क्या Zn+2 के लिए भी टेस्ट करूंगा क्या मैं? नो सर। अरे भाई मुझे पता होंगे तो 3 में से कोई होगा, Zn+2 तो यहाँ पर होगा नहीं, तो उसके टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब किसी को फीवर होता है तो बस डेंगू मलेरिया का तो टेस्ट करेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी बोल नहीं भाई फीवर है तो इसका टीबी का टेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे ये आइडिया है ना कि मुझे पता है कि यहाँ तक 3 टाइप के आयंस होंगे यहाँ पर, K+, Cl- और Mg2+। तो तीनों का मुझे टेस्ट करना, और जब टेस्ट किया तो K+ का मुझे क्या मिलता है बेटा? पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। अब पॉजिटिव टेस्ट मिलने का मतलब इस सोल्यूशन में K+ आयन प्रेजेंट। और कौन सा K+ आयन? फ्री वाला कि बंधा हुआ? फ्री। फ्री आयंस ही अपना टेस्ट देते हैं। अगर कोई भी आयन अगर सोल्यूशन में प्रेजेंट है लेकिन वो बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड आयन कभी भी अपना टेस्ट नहीं देगा। तो एनालिटिकल टेस्ट अगर किसी बंदे का मिल रहा है, इसका मतलब वो आयंस क्या होगा? वहां पर फ्री होगा। तो यहां पर फ्री आयंस प्रेजेंट है। कौन सा फ्री आयन है यहां पर? K+। और फ्री आयंस का मतलब ये जो K+ होगा आराम से वो वाटर में घूम फिर सकता है। जब Cl- का टेस्ट किया तो Cl- का भी मुझे क्या मिलता है बेटा? पॉजिटिव एनालिटिकल टेस्ट मिलता। मतलब इस सोल्यूशन में Cl- भी है फ्री स्टेट में। Mg2+2 का भी मुझे क्या मिलता है? पॉजिटिव एनालिटिकल टेस्ट मिलता। मतलब सोल्यूशन में 3 टाइप के आयन से जो फ्री हैं। कौन कौन से? K+, Cl- और Mg2+। कोई समस्या? और अपन भी क्या सोच रहे थे बेटा कि 3 टाइप के आयंस होने चाहिए, और जब चेक किया तो हमें क्या कंफर्म हो गया कि हाँ सर इसमें 3 टाइप के आयंस होंगे, K+, Cl- और Mg2+। सेम कहानी, ये वाला जो सॉल्ट था
ये एडिशनल कंपाउंड था, इस एडिशनल कंपाउंड को भी अपन क्या करेंगे बच्चे, चेक करेंगे इस एडिशनल कंपाउंड में कौन कौन से आयंस होंगे। देखने में क्या लग रहा है बेटा कि क्या क्या आयंस होने चाहिए, जल्दी बताओ कौन कौन से होने चाहिए। एल्यूमिनियम 3+ और दूसरा दूसरा K+ और तीसरा SO4। लेकिन देखने में जो होता है हमेशा वैसा सत्य हो जरूरी नहीं है। देखने में आप लोग मुझे क्या लगते हो, बहुत खतरनाक लगते हो पढ़ने वाले, लेकिन एक्चुअल में पढ़ने वाले हो और हो भाई, हो आप लोग। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है भाई, जैसा दिखता है वैसा होता है, लेकिन कभी कभी जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसमें 3 टाइप के आयंस है या फिर नहीं है। तो तरीका क्या कंफर्म करने का, इसको किसमें मिक्स कर देंगे बेटा अपन लोग, पानी। और पानी में जैसे डालोगे, पानी को क्या पसंद नहीं है, आयनिक बॉन्ड। तो इनके बीच में जो भी आयनिक बॉन्ड होगा सबको क्या कर देगा वो, ब्रेक। और आयनिक बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा आयंस क्या हो जाएंगे, आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जैसे आयंस फ्री होंगे अपना वो क्या दे देंगे, टेस्ट दे देंगे। और जब तीनों का टेस्ट करेंगे अपन, किस किस का टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम 3+, दूसरा 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 बताओ जल्दी जल्दी, K+, और तीसरा SO4 2-। एल्यूमिनियम +3 का मुझे कौन सा टेस्ट मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। K+ का भी पॉजिटिव, SO4 का भी पॉजिटिव। अगले बंदे पे आओ सर, अगले बंदे में क्या क्या होने वाला, किस किस का पॉजिटिव टेस्ट मुझे मिलना चाहिए, जल्दी बताओ कौन कौन साइंस है यहाँ पर। अरे बोलो बोलो कदो बोलो, Fe2+ पॉजिटिव, यस सर। दूसरा कौन सा है, SO4 2-, उसका भी टेस्ट किया तो मुझे क्या मिला वहां पर भी, पॉजिटिव। तीसरा कौन सा है, NH4+ अमोनियम आयन, उसका भी क्या मिला मुझे, पॉजिटिव। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर, इस एडिशनल कंपाउंड में या मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जितने भी आयंस प्रेजेंट थे सब अपना क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव एनालिटिकल टेस्ट दे रहे हैं। उसमें भी जितने आयंस थे सब अपना क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव एनालिटिकल टेस्ट दे रहे हैं। यहां भी जितने भी आयंस थे सब अपना पॉजिटिव एनालिटिकल टेस्ट दे रहे हैं। अब ध्यान से देखना भाई साहब, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, लिखना है साथ के साथ में ही, साथ के साथ लिखना है। अब मुझे ये बताओ, इस बंदे को देखकर आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन कौन से आयंस हैं, बोलो ना, मैं बोलने में शर्माते क्यों हूं। Fe+2, दूसरा Cn- और तीसरा K+। तो देखने में मुझे लग रहा है कि सर यहाँ पर 3 टाइप के फ्री आयंस होने चाहिए, Fe+2, Cn- और K+। अब कंफर्म करना पड़ेगा कि देखने में तो लग रहा है सर, लेकिन कभी कभी देखने में जो लगता है वैसा होता नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है। अब ये होगा कि नहीं होगा तो पता कैसे करेंगे सर, इस बंदे को कहाँ डाल दो, पटक के उठा के पानी में डाल दो। और पानी में जैसे डालोगे, पानी क्या कर देगा भाई साहब, जो जहां जहां आयनिक बॉन्ड होगा सब आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और आयंस को फ्री कर देगा। ठीक है, तो कितने आयंस का टेस्ट मिलना मिलना चाहिए मुझे यहाँ पर, 3 टाइप के आयंस है सर, Fe2+, दूसरा अरे दूसरा Cn- और तीसरा K+। गेटिंग। अब मैंने किया Fe+2 का एनालिटिकल टेस्ट, और जैसे मैं टेस्ट करूंगा हमें क्या लगता है कि Fe+2 का मुझे कौन सा टेस्ट मिलना चाहिए, पॉजिटिव। और मुझे मिलता कौन सा है, मिलता कौन सा है, नेगेटिव। और नेगेटिव टेस्ट मिलना ये कंफर्म करता है कि सर इसमें Fe+2 दिख तो रहा था, लेकिन Fe+2 यहां फ्री स्टेट में नहीं है। अगर Fe+2 फ्री स्टेट में होता तो अपना टेस्ट देता। अभी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, सेकंड वाले बंदे पे आओ सर, साइनाइड आयन को टेस्ट किया, और जब इसका टेस्ट किया तो पता चला इसका भी मुझे क्या मिला, नेगेटिव टेस्ट मिला। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर साइनाइड आयन फ्री स्टेट में, साइनाइड आयन फ्री स्टेट में, अरे साइनाइड आयन फ्री स्टेट में नहीं है सर, अरे नहीं है सर। अगला आ जाओ सर, लास्ट वाला कौन सा, K+। जब अपन ने K+ का एनालिटिकल टेस्ट किया तो K+ का भी मुझे कौन सा मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलता, इसका पॉजिटिव मिलता है। ये सब एक्सपेरिमेंट करके कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों मिल रहा है, उसको तो बाद में अपन लोग एनालाइज, इधर देखो, बाद में अपन लोग क्या करने वाले हैं, इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, कहानी इतनी, कोई दिक्कत नो सर। अब मुद्दा यहां पर जो आता ना भी, क्या ये वाला जो बंदा ये भी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड था क्या। अब इस वाले मॉलिक्यूलर कंपाउंड में ऊपर के तीनों मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कोई डिफरेंस है क्या, अरे इन तीनों में और इस लास्ट वाले में कोई अंतर है क्या, क्या अंतर है,
हाँ ये तो पूछना चाह, पानी दिख रहा है बेटा तुम्हें, तो बस पानी है सर या पानी नहीं है, और क्या अंतर ढूंढते हो? हाँ, अंतर तो है, वो बिल्कुल अंतर है कि सर वहां फॉर्मूले में पानी आ रहा है या पानी नहीं आ, लेकिन अच्छा वाला अंतर बताओ। तो अच्छा जो अंतर वो ये है ना भाई, कि इन तीनों एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जितने भी आयंस प्रेजेंट थे वो सब अपना पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं। लास्ट वाले में क्या था कि प्रेजेंट तो कितने आयंस हैं यहां पर, 3, लेकिन टेस्ट केवल कितने दे रहे हैं, 1, बाकी 2 अपना टेस्ट दे ही नहीं रहे। आई समझ में? तो इन तीनों में सब अपना टेस्ट दे रहे हैं, इस लास्ट वाले में कुछ टेस्ट दे रहे हैं कुछ टेस्ट नहीं दे रहे, तो उस बेसिस पर मैं बोल सकता हूं ना बेटा कि ये तीनों होंगे ये अलग टाइप के एडिशनल कंपाउंड है, जबकि ये वाला अलग टाइप का एडिशनल कंपाउंड है। गेटिंग? कोई दिक्कत? नो सर। अब देखना ध्यान से, समझ ले भी। अब एक बात समझ, अब इसका मतलब अब एक दिक्कत यहां पर ये आएगी सर, ये वाला जो एडिशनल कंपाउंड है ना भाई, इसमें 2 बंदे तो टेस्ट दे ही नहीं रहे, एक ही बंदा टेस्ट दे रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ सर? इसका कोई रीजन है कि अपने पास? कोई रीजन नहीं है अभी के हिसाब से, तो कोई रीजन नहीं, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया गया बेटा, इन कंपाउंड्स का अलग नाम रख दिया गया, इस वाले का अलग नाम रख दिया गया। इनको बोल दिया गया कि ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, दीज आर द डबल सॉल्ट। और देखने में ऐसा नहीं लगता कि जितने भी ये जो कंपाउंड्स थे सब कितने सॉल्ट से बने हैं? 2-2 सॉल्ट से बने। इसमें भी कितने सॉल्ट है आपके? 2। कौन कौन से हैं? KCl और MgCl2। यहाँ भी कितने सॉल्ट हैं? 2। यहाँ भी कितने सॉल्ट हैं? 2। उन सबको मिला के अपन ने क्या बोल दिया? डबल सॉल्ट। सॉल्ट तो है, लेकिन कौन सा सॉल्ट है सर? ये डबल सॉल्ट। अब ये वाला भी सॉल्ट है कि नहीं, पहले ये बताओ। सॉल्ट तो ये भी है सर, लेकिन ये डबल सॉल्ट है क्या? नो सर, ये अजीब टाइप का सॉल्ट है सर। अजीब किस सेंस में सर? ये कि इसमें कुछ आयन तो अपना टेस्ट दे रहे हैं, कुछ आयन अपना टेस्ट नहीं दे रहे। तो बाद में क्या बोला गया सर, समझ नहीं आया कि क्या है सर, ये इसका नाम रख दिया गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स है सर, पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या इसमें, कुछ आयन टेस्ट दे रहे हैं कुछ आयन अपना टेस्ट नहीं दे रहे, तो इट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसको क्या बोलने वाले अपन लोग? डबल सॉल्ट। तो कहने का मतलब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होंगे वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? डबल सॉल्ट का मतलब ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं सब अपना पॉजिटिव टेस्ट देते हैं पानी में डालने पर। और जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब क्या होगा? ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जिसको जब पानी में डालोगे तो कुछ आयंस तो अपना टेस्ट देंगे और कुछ आयंस अपना टेस्ट नहीं देते, उन्हीं को क्या बोलने वाले अपन लोग? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लिखो क्या हेडिंग क्या डाल रखी है अपन लोगों ने? टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ क्या टाइप्स ऑफ एडिशनल कंपाउंड्स में लिखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ additional or molecular salts. There are two types of additional or molecular salts. पहला लिखना डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। डेफिनेशन लिख लो साथ ही साथ में। क्या लिखोगे? कैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जिनको पानी में डालने पर सब आयंस अपना टेस्ट शो करते हो उनको बोलेंगे अपन लोग डबल सॉल्ट। लिखिएगा द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स in which all the ions present give their positive analytical test when dissolved in water, एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल लिखेंगे सर, तीनों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों जो डबल सॉल्ट है बेटा इनके नाम होते हैं, नाम आपको कदे रटना है। ये जो डबल सॉल्ट होगा इसका नाम होता है कार्नेलाइट। कौन सा लाइट? कार्नेलाइट। एग्जाम में सीधा पूछेगा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट। तो ये था जो था KCl MgCl2.6H2O। इस डबल सॉल्ट का नाम क्या है? कार्नेलाइट। नहीं आई? नाम ही था ना, आना क्या इसमें, नाम है उसका।
तू तो अभी समझ तो कहाँ है, जितना समझ ले बाद में बात करें। 3 बजे तो आए भी तू 3:30 बजे। इधर देखो, हो गया कार्नेलाइट। ये वाला जो बंदा, इस बंदे का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। इस बंदे को बोलते अपन क्या, पोटास एलम। और फिटकरी का नाम सुना, फिटकरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटास एलम, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होगा, L2SO4। अब नाम से ध्यान रखना, पोटास मतलब पोटेशियम सल्फेट, एलम का मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर कितना लगाना है, 24H2O, इसी को क्या बोला जाएगा, पोटास एलम। और पोटास एलम में आपको किस किस का टेस्ट मिलने वाला है, ऐसे भी पूछेगा कभी कभी कि पोटास एलम को अगर पानी में अपन डालें तो किस किस का आपको पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। तो किस किस का आयंस का मिलता है, K+ का मिलेगा, एल्यूमिनियम+3 का मिलेगा और SO4 2- का मिलेगा। और ये लास्ट वाला जो होगा इसका एक नाम होगा, इसको बोलते हैं अपन लोग मोहर्स सॉल्ट। नाम सुना मोहर्स सॉल्ट का, लिखो, इट इज द मोहर्स सॉल्ट, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट डॉट 6H2O इज अ मोहर्स सॉल्ट। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आएगा निखिल, यहां से लिखना स्टार्ट कर, जगह छोड़ दे 2 पेज। समझ में आ गया, एडिशनल आपको डबल सोल्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत। 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना बस, और भी बहुत सारे डबल सोल्ट होंगे, अपने काम के नहीं है, 3 ही अपने काम के हैं। इसका मोहर सॉल्ट, अब इसी का इसका नाम मत लिखना मोहर सॉल्ट, इस वाले का गधा हो तुम लोग। सेकंड लिखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डेफिनेशन लिखो। अब डेफिनेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, अरे डेफिनेशन, हाँ, जिसमें कुछ आयंस अपना पॉजिटिव टेस्ट देंगे, कुछ आयंस अपना नेगेटिव टेस्ट देते हैं। लिखिएगा कि द एडिशनल कंपाउंड्स या द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, the molecular compounds in which the molecular compounds in which some ions in which some ions do not give some ions do not give their positive positive analytical test when dissolved in water, when dissolved in water, when dissolved in water, when dissolved in water। समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, इसी बंदे का एग्जाम्पल लिखो, कौन से वाले का, कौन से वाले का, कैसियन। और यहां क्या लिखेंगे अपन लोग, इसको ऐसे मत लिखो भाई, एफिसियन का होल ट्वाइस डॉट 4 केसियन। अब ध्यान से समझेंगे सर, एग्जाम्पल लिखो बोले तो, निकल इधर, अब समझ ध्यान से, एफिसियन होल ट्वाइस डॉट 4 केसियन, ये कौन सा कंपाउंड, चैप्टर 5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना भाई, इसको मुझे थोड़ा सा एनालाइज करना है। देखो इधर ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, चलिए सर, देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अब मुझे ये बताओ, इसमें मुझे किस किस का पॉजिटिव टेस्ट मिला था, किस किस का नेगेटिव मिला था, किसका मिला था भाई, K+ का क्या मिला था, पॉजिटिव, और बाकी दोनों का क्या मिला था, दोनों का क्या मिला था, नेगेटिव। चुप रहे, हो गया, शांत रवि बताएंगे। ठीक है, अब एक बात समझो, इस टेस्ट के बेसिस पर आप मुझे कुछ चीजें बता सकते हो क्या, देखना ध्यान से। मुझे ये बताओ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो K+ होगा, उस K+ ने कौन सा बॉन्ड बना रखा है, निखिल
फिर तू एक तो लेट आया, तो फिर आया क्यों फिर तू? तो अब तो जो पढ़ा जो आया वो तो पढ़। तो जित अरे सब तू बातें करेगा कहाँ समझ में आएगा? मत पूछ अभी, वो सब समझ में आ जाएगा, ध्यान दे रख। इधर देखो, के प्लस कौन सा बॉन्ड बना रखा होगा यहाँ पर? क्यों आयनिक भाई, रीजन? क्यों? रुक जा 2 मिनट रुक। अरे आयनिक बॉन्ड क्यों बना रहा के प्लस यहाँ पर, ये कैसे पता किया तुम लोगों ने? फ्री हो जाएगा गधों। और हमें ये बताया कि जो के प्लस ने कौन सा बॉन्ड बना रखा है, क्यों बना रखा है आयनिक? क्योंकि हमें पता ना गधो, इस पानी इसको जैसे पानी में डालेंगे अपन लोग, पानी केवल कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। और आयनिक बॉन्ड को ब्रेक किया तभी तो के प्लस क्या हो गया यहाँ पर, फ्री हो गया। और फ्री हो गया इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बना रखा था इसने? अरे कौन सा बना रखा था? आयोनिक बॉन्ड। तो के प्लस ने बना रखा सर यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। क्या इस मॉलिक्यूल में Fe+2 है कि नहीं है? Fe+2 है कि नहीं है? इस मॉलिक्यूल में Fe+2 है कि नहीं है? अरे Fe+2 है गधों, लेकिन Fe+2 ने कौन सा बॉन्ड नहीं बना रखा है? आयोनिक बॉन्ड नहीं बना रखा। अगर वो आयोनिक बॉन्ड बनाता तो Fe+2 फ्री हो जाता, अगर वो फ्री हो जाता तो अपना वो पॉजिटिव टेस्ट देता। तो ऐसा नहीं कि Fe+2 नहीं, बिल्कुल है। कौन सी स्टेट में नहीं है Fe+2? फ्री स्टेट में नहीं है। तो Fe+2 ने कौन सा बॉन्ड बना रखा है सर यहाँ पर? कोवलेंट बॉन्ड। और हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड से पानी को कोई भी दिक्कत नहीं है, पानी कभी भी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? आयोनिक बॉन्ड को। तो Fe+2 ने कौन सा बॉन्ड बना रखा सर यहाँ पर? कोवलेंट बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में Fe+2 है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो उसने कौन सा बॉन्ड बना रखा है? कोवलेंट बॉन्ड बना रखा। इस वजह से Fe+2 पानी में जब डालोगे तो फ्री स्टेट में नहीं हो पाता, इस वजह से Fe+2 अपना टेस्ट नहीं देगा। और कौन सा आयन अपना टेस्ट देगा? बॉन्डेड आयन या फिर फ्री आयन? ऑलवेज फ्री आयन। तो Fe+2 है, लेकिन कौन से स्टेट में है? बॉन्डेड स्टेट में। वो फ्री स्टेट में नहीं है, इस वजह से वो अपना टेस्ट शो नहीं कर रहा। फ्री स्टेट में क्यों नहीं है सर वो? क्योंकि उसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा, और कोवलेंट बॉन्ड अगर बना रखा होगा पानी में डालो तो वो वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो कभी भी Fe+2 फ्री स्टेट में नहीं आ सकता। Cn- कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि Cn- भी अपना टेस्ट नहीं दे रहा तो पक्की बात इसने भी कोवलेंट बॉन्ड बना रखा होगा, इस वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वो फ्री नहीं होगा, तो टेस्ट उसने अपना नहीं दिया होगा। तो इस वाले मॉलिक्यूल में कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं? 2 टाइप के। कुछ बंदों के बीच में यहाँ कोवलेंट बॉन्ड भी है, कुछ बंदों के बीच में यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी है। हेडिंग कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात समझो जल्दी से। अब क्या अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मैं ऐसे फॉर्मूला लिखूं, तो क्या इस फॉर्मूले को देखकर आप मुझे बता सकते हो क्या बेटा कि कौन अपना टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, या किसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा किसने आयनिक बॉन्ड बना रखा? नो सर, देखकर नहीं बता पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को एक नए तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया। देखना ध्यान से। मैंने ये बोला कि अपन ऐसा करते हैं सर, एक डब्बा बनाओ और इस डब्बे के अंदर उन बंदों को रखो जिन बंदों ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। कौन सा बॉन्ड बना रखा है? कोवलेंट। बताओ कोवलेंट किस किसने बना रखा है? Fe ने। तो रखूंगा सर Fe, और रखूंगा यहां पर Cn। कितने Cn है सर यहां पर? कितने Cn है? 6। अरे भाई 4 तो ये रहे और 2 ये रहे, और हर Cn ने कौन सा बॉन्ड बना रखा है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कैसे लिखूंगा आप? Fe Cn का होल 6। और जिस बंदे ने आयनिक बॉन्ड बना रखा है उस बंदे को क्या करो, इस डब्बे से बाहर रखो। किसने आयनिक बॉन्ड बना रखा है? के ने। तो के को रखो सर यहां बाहर। कितने के हैं? 4। ऐसे लिख दूंगा सर, ऐसे। हाँ, ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखने का मतलब क्या, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो Fe भी 4 हो जाएंगे।
Fe4 नहीं, Fe तो एक ही है सर, K4 है, तो 4 को क्या लिखेंगे, कहां लिखेंगे 4 को, नीचे। समझ आया। अगर मान लो, अगर ऐसा मैं मॉलिक्यूल को लिखता हूं, अब मुझे अगर मान लो मैं ऐसा आपको देता, अब मुझे आप बता सकते हो क्या बेटा कि किसने आयनिक बॉन्ड बना रखा, कौन से ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा, किसका टेस्ट मिलेगा, किसका टेस्ट नहीं मिलेगा, इसको देखकर। हाँ आप बता सकते हैं। डब्बे से बाहर जो होगा उसने कौन सा बॉन्ड बना रखा है, डब्बे से बाहर वाले ने आयोनिक बॉन्ड, तो सर पोटेशियम ने यहां पर आयोनिक बॉन्ड बना रखा है। कौन सा बॉन्ड बना रखा है यहां पर, आयोनिक बॉन्ड। और डब्बे के अंदर जितने भी बंदे होंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा सर, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। उतारो जल्दी से इतना, उसी में उतारो, किसमें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। और ये जो होगा ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और जो ऊपर वाला होगा इसको अपन बोलते हैं क्या, क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन। पुराने टाइम पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बस ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता, क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये हो जाएगा उसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन। ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, मॉडर्न वाला। कि मॉडर्न को देखकर अपन सब चीज पता कर सकते हैं कि किसने आयनिक बॉन्ड बना रखा, किसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। अब देखो ध्यान से, रुको अभी रुको, बहुत सारे डाउट आएंगे अभी तो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है बेटा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, इसको और भी ढंग से एनालाइज करना है। सब लिखना है, सब लिखना है, इसको ढंग से क्या करना है मुझे, और भी एनालाइज करना है। थोड़ा ध्यान से देखना, फिर ध्यान से देखना, ध्यान से। ऊपर कर रहा हूं इसको मैं, पानी। हाँ देख के करके पियाओ, एक जाओ, जल्दी आओ। बाकी लोग देखो इधर, हो गया था ना, कोई डाउट यहां था किसी को, बाद में वापिस आपसे। अब ध्यान समझना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, फिर ध्यान से इधर देखेंगे सब लोग। अब मुझे आप लोग ही बताओगे, मैंने बता दी काफी सारी चीजें। अब इसका ना मुझे पूरा बॉन्डिंग बनाना है सर। तो पहले तो मुझे बताओ, एफी जो है ये एक्चुअल में एफी है या कुछ और है, क्या है ये, एफी है कि Fe+2 है, +2 है। देखना, ध्यान ध्यान से देखना, तो ध्यान से। ये जो Cn आपको दिख रहा है, ये Cn क्या है, क्या ये एक्चुअल में Cn है कि Cn माइनस है, Cn माइनस है। दिखाया नहीं एक्चुअल में, तो वो Cn माइनस ही तो है, वो साइनाइड है। अब इस Fe+2 और Cn माइनस के बीच में क्या बना होगा, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब याद करो 11th क्लास, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अगर दो बंदों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, एक बंदा एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा वाला भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। यस और नो। लेकिन देखो ध्यान से, Fe+2 कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाह रहा है, Cn माइनस भी कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाह रहा है। क्या Fe+2 को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास होना चाहिए, Cn माइनस के पास। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन क्या Fe+2 के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नो सर। जब Fe+2 के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड बनाने में जो एक इलेक्ट्रॉन Fe+2 को देना था, क्या वो एक इलेक्ट्रॉन Fe+2 दे पाएगा क्या, नो सर। जब Fe+2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो क्या Fe+2 कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा क्या, यस सर, बिल्कुल बना पाएगा। तो देखो ध्यान से, कोवलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, देखना ध्यान से। पहला केस हो सकता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो, दोनों भाई एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और बीच में क्या बना ले, कोवलेंट बॉन्ड। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल केस बन सकता है कि एक बंदे के पास तो सर दो इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे वाले के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या इन दोनों के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है क्या, यस सर। अब इस बॉन्ड में क्या होगा कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जो चाहिए थे वो कौन देने वाला है, एक ही एटम देगा, एक। समझ पा रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड यहां पर भी बनेगा, बस उस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे
वो कौन देने वाला है सर? ए देगा, तो उसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं सर। तो ये वाला बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड में कोई डिफरेंस है क्या? बस इतना डिफरेंस है सर कि इस वाले बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम से आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज अ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर ऐसा कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ऐसा कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस कहां से आ रहे होंगे? 2 एटम से, उसको बोलेंगे अपन लोग सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कहां से आ रहे हैं? केवल एक ही एटम से आ रहे हैं, उसको बोलेंगे अपन लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वापिस आओ, देखो ध्यान से इधर। अब मुझे ये बताओ, Fe+2 और Cn- के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा वाला बॉन्ड होगा? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? सिंपल क्यों नहीं होगा? क्यों? Fe+2 के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और Cn- के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अरे 2 इलेक्ट्रॉन है ना Cn- के पास। लोन पेयर है तो सही। अरे Cn- के पास एक लोन पेयर होता है। माइनस चार्ज भी तो है ना सी के पास। और माइनस साइनाइड में माइनस चार्ज नहीं होता है क्या? अब लिख तो रहेंगे माइनस चार्ज। अरे होता ही माइनस, डाउट क्या इसमें? तो Cn पे कितना -1 का चार्ज होगा? सी के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना रखा, एक इलेक्ट्रॉन वहां से बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन से ले भी रखा। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। वापिस आओ, तो मुझे ये बताओ इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आने वाले हैं? सी देगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। दिखाएंगे कैसे बेटा उसको अपन लोग? कैसे दिखाएंगे उसको अपन लोग? एरो से दिखाएंगे सर, और एरो यहां से स्टार्ट करेंगे इस साइड। और ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ Fe+2 और Cn- के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, देखना ध्यान से। अब ये तो एक Cn की बात हुई। कितने Cn है बेटा यहाँ पर? और कितने Cn है यहाँ पर? 6 Cn है। तो मुझे बताओ अगला वाला जो दूसरा Cn होगा उसने भी कौन सा बॉन्ड बना रखा होगा इसके साथ? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कैसे दिखाएंगे सर? यहां से स्टार्ट करेंगे, इस तरह एरो दिखाएंगे, जरूरी है सर। अगला वाला सर, अगले वाले में क्या हो रखा होगा? जो Cn- होगा उसने भी कौन सा बॉन्ड बना रखा होगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इस तरीके से। और जितने भी Cn-6 जो Cn- यहां पर थे, सब ने मिलकर यहां कौन सा बॉन्ड बना रखा है Fe+2 के साथ? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 4 Cn, एक Cn को यहां दिखा दो, इसने भी कौन सा बना रखा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक Cn को यहां दिखा दो, इसने भी कौन सा बना रखा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पिक्चर समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ Fe और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड है? और कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक और बात। अब मुझे ये बताओ, ये सबको मैंने कर दिया डब्बे में बंद। कहा बंद कर दिया? क्या समझाऊं इसमें? क्या चीज तो पूछ दो जी, क्या? अरे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं वो? बस उसको एरो से दिखाते हैं इस तरीके से कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन इस सी से आ रहे हैं, इसलिए एरो से दिखा दिया, और इसी को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। हाँ और ये दे तो ये रहा ना बेटा, ले कौन रहा है? Fe+2, तो इससे उधर दिखाएंगे। अगर वो देता तो उससे इधर दिखा देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, ध्यान से। अब मुझे एक बात ये बता दो जल्दी से, ये जो पूरा जो ये जो डब्बा होगा, इस डब्बे पे चार्ज कितना होगा? अरे इस पूरे बॉक्स पे चार्ज कितना होगा? -4। कैसे? अरे भाई +2 तो इसके ऊपर है, सबके पास -1 का चार्ज है, तो -6 का चार्ज तो इनके ऊपर हो गया, +2 का यहाँ होगा, टोटल करोगे कितना आएगा? -4। तो यहाँ चार्ज कितना होने वाला है? -4 का चार्ज।
क्या ये जो बॉक्स है ये सिंगल एंटिटी है क्या? यस सर, इट इज सिंगल एंटिटी। और सिंगल एंटिटी में क्या क्या चीजें हैं भाई? एक तो Fe और 6 क्या है यहाँ पर? CN, और सबके बीच में क्या बना हुआ है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल एंटिटी पे नेट चार्ज कितना है? -4। अब -4 यहां चार्ज था। जाओ के बारे में। अब के क्या करेगा सर? किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड। तो जो के प्लस होगा, जो के प्लस होगा वो वाला के प्लस किसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है? इस पूरे डब्बे के साथ। और कितने के प्लस होंगे यहां पर? 4। तो 4 होंगे सर यहां पर के प्लस। और चारों के प्लस ने क्या कर रखा है? इस बॉक्स के साथ क्या बना रखा है सर? आयोनिक बॉन्ड। तो ये बन रहा है सर यहां पर आयोनिक बॉन्ड। कोई दिक्कत? हाँ, सब लिखना है, सब लिखना है। तो एक्चुअल में इस कॉम्प्लेक्स की पिक्चर कुछ ऐसे होगी अगर बॉन्डिंग के हिसाब से अपन बात करें तो Fe+2 और CN1 के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, K प्लस और डब्बे के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए आपसे। और इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी वजह से इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का आगे जाकर नाम चेंज कर दिया गया और नाम क्या रख दिया गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यही इस मूवी का क्या है? हीरो है। हमारी मूवी में विलन नहीं होता, सब हीरो ही होते हैं। अभी आएंगे, अभी आ रहे हैं। और अपना हीरो देखने में कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें एक डब्बा होगा, डब्बे में कुछ बंदे होंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। डब्बे के बाहर कोई बंदा होगा, उस बंदे ने डब्बे के साथ एक आयनिक बॉन्ड बना रखा होगा। तो जनरल जो पिक्चर होगा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वो कुछ ऐसी होगी। बना लिया? हो गया? कोई दिक्कत? नो सर। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाई, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इतना उतार लिया भाई, इतना। हम्म। हाँ सर, इतना हो गया। डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डेफिनेशन कार्नेलाइट। दूसरा कौन सा था? मोहर सॉल्ट। तीसरा कौन सा था? पोटाशियम। और ये कौन सा था आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में? अपना एग्जांपल कौन सा लिया था? ये एग्जांपल समझ में आ गया आप? यस सर। इसका नाम लिखना सीखेंगे, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, अभी तो बस फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट के डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस लिख सकते हो क्या? हेडिंग लगाओ, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कभी कभी पूछता है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में क्या क्या डिफरेंस होगा, उसकी अपन बात कर लेते हैं। हाँ सर, पहला डिफरेंस डिसोसिएशन। तो हमें पता है कि डबल सॉल्ट में जितने भी आयंस होंगे सब सब अपन टेस्ट देंगे, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो अपन को पता है कि भाई डबल सॉल्ट में क्या हो? डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस इन वाटर। ठीक है? जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा? डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। क्या थोड़ा बहुत डिसोशिएट होता है क्या बेटा ये? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आयंस तो मिलते हैं लेकिन पूरा नहीं मिलता सर। तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। पहला डिफरेंस। दूसरा, आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। क्या एक्वस सोल्यूशन के अंदर डबल सॉल्ट वैसा रहेगा क्या जैसा वो पानी में मिलाने से पहले था? नो सर। तो सब आइंस क्या हो जाएंगे बेटा? अलग अलग हो जाएंगे। तो सबकी आइडेंटिटी अपने आप में अलग अलग हो जाएगी और आपका जो डबल सॉल्ट था उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी भाई? लॉस्ट। ठीक है? जब किसमें क्या है? रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज द सोल्यूशन। इसकी अपन बात करेंगे आगे, इसकी अपन इस पॉइंट के आगे और बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या होता है भाई? जितने भी आयंस होंगे सब अपना
पॉजिटिव केमिकल टेस्ट देंगे किसमें, डबल सॉल्ट वाले केस में बात कर चुके हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा, डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कुछ आयंस अपना टेस्ट देंगे, कुछ अपना टेस्ट, सब लिखना है बेटा साथ ही साथ में कॉपी में। और एग्जांपल मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट में अपन को याद है ना भाई कौन कौन से आयंस का टेस्ट मिलता है, Fe+2 का मिलता है और NH4+2 का मिलेगा और SO4 का मिलेगा। जबकि उसमें अपन को बता, एक और बात बताओ, एक और बात, K4 FeCN का होल 6, अगर इस बंदे को मैं पानी में डालूं इन वाटर, तो मुझे बताओ कौन कौन से आयंस आपको मिलेंगे, जल्दी बताएंगे फास्ट। क्या 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 क्या, K4, K+ के कितने बंदे, K+ के कितने बंदे, 4 बंदे, तो 4 तो मुझे मिलेंगे सर K+, और एक क्या मिलेगा मुझे, पूरा डब्बा। और डब्बे पे कितना चार्ज होगा सर, चार्ज डब्बे पर -4, ऐसे लिखेंगे सर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बंदे को पानी में डालने पर आपको कितने आयंस मिलेंगे, कितने आयंस मिलेंगे, कितने आयंस मिलेंगे, कितने आयंस मिलेंगे, और कितने आयंस मिलेंगे, 5 आयंस मिलेंगे ना, 4 तो K+ मिल रहा है और एक पूरा डब्बा मिल रहा है। कितने टाइप के मिलेंगे, तो 2 टाइप के, ध्यान रखना, नंबर ऑफ आयंस पूछेगा तो 5, कितने टाइप के पूछेगा तो 2 टाइप के, K+ और ये पूरा। ये सब आने चाहिए, आगे यूज करेंगे आयंस में ब्रेक करना, वो सब कुछ कहानी। हो गया, अरे अपने आप ही लिख लो ना, सब समझ तो चुके हैं अपन लोग, तो एग्जाम्पल लिखवाए तो थे। आगे बढ़े आगे, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं बढ़ रहा हूं मैं, तो पीछे ले जाएगा तू मेरे को ना, आगे कभी बोला हाँ सर आगे बढ़ जाओ, अब तो हो गया। चलिए नेक्स्ट, अरे ये लिख चुके हैं, इसमें ज्ञान नहीं हुआ, मतलब सब हो तो गया भाई जबरदस्ती। नेक्स्ट आ जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी करेंगे फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं इतना अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल सॉल्ट, इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट है सर, मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट। और ध्यान रखना ये तो अब इसकी तो बात की थी अपन लोगों ने, सिस्प्लेटिन की भी बात हुई थी क्या, सिस्प्लेटिन इंट्रोडक्शन में बात हुई थी, किसमें यूज करते हैं इसको, कैंसर के ट्रीटमेंट में, और ये भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। क्लोरोफिल की भी अपनी बात हुई थी क्या, यस सर, क्लोरोफिल भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। ये बात होगी जब आप नहीं आए, तो उससे पहले बात हो चुकी है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, ये वाला भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, ये आपका डबल सॉल्ट होगा। आंसर क्या होगा, मोहर सॉल्ट। ऐसे कुछ सुनाएंगे, कर लोगे भाई साहब। सेकंड आ जाओ, नीट PYQs, द मेटल आयन प्रेजेंट इन द विटामिन B12, कोबाल्ट, अरे अभी तो सीखा था। तो विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है सर, कोबाल्ट। Fe तो कहां होता है, हीमोग्लोबिन में, याद है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, बहुत बड़ा होता है, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आओ, एग्जाम्पलर, मोहर सॉल्ट इन वाटर प्रोड्यूसेस विच आयंस, अगर मोहर सॉल्ट को पानी में डाल दे तो कौन कौन सा आयंस मिलेंगे। तो मोहर सॉल्ट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है उसका, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम मिलेगा, आयरन मिलेगा और सल्फेट मिलेगा, अमोनियम आयरन और सल्फेट। तो अमोनियम आयरन और सल्फेट, ऑप्शन ए। कार्नेलाइट, सीधा नाम आएगा बेटा, जेई मेंस में आ चुका है, क्यों सुनिए, नाम देगा वो। कार्नेलाइट में कौन कौन से आयंस होंगे, द कार्नेलाइट इन सोल्यूशन गिव्स। अब कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, अरे कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2, यही तो फॉर्मूला था, और .6H2O। और ये डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट में जितने भी आयंस होंगे सब अपना टेस्ट देंगे, तो कौन कौन सा आयंस मिलेगा, K+ का भी मिलेगा, Cl- का भी मिलेगा, और Mg2+ का मिलेगा, K+, Cl- और Mg2+, ऑप्शन ए। गेटिंग, कोई दिक्कत, नो सर।